हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। और आज का एपिसोड है हम लोगों का सीडो फोर्स। सीडो फोर्स से एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ही फिक्स होता है, आपका कोई न कोई एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आ जाता है। तो आईआईटी मेन और नीट में आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आज के एपिसोड से बिल्कुल ही फिक्स है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो P100 फिजिक्स, मैं एसडीपी सर, एसडी पांडे, एसडीपी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सीडो फोर्स, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि सीडो फोर्स होता ही क्या है। अब और जो सीडो फोर्स पर बेस्ड देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बने हुए हैं। जो ये सारे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे अभी आगे मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन बेस्ड है किस पर? सीडो फोर्स पर। तो हेडिंग सबसे पहले कि सीडो फोर्स होता क्या है। कहीं पर भी कोई भी हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ के अनुसार F इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि F इक्वल टू एम ए। क्लियर है? यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सीडो फोर्स को डिफाइन करते हैं बहुत आसानी से। यदि मैं F का मान लेट F इक्वल टू 0 कर दूं, तो यदि F का मान 0 कर दूं तो आप कहेंगे कि A अवश्य 0 होगा, तो A की वैल्यू 0 होगी। A मस्ट विल बी 0, मीन्स लेट F इक्वल टू 0 तो A का मान 0 होना ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा, यदि 4 ऑप्शन मैं दे दूं और कहूं कि ऑलवेज, मे बी, इस तरह से 4 ऑप्शन बना दिया जाए कि कहीं पर भी किसी भी बॉडी पर यदि F का मान 0 हो तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? ऑलवेज, तो इसका आंसर होगा मे बी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हो भी सकता है तो सवाल यह है कि यह कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। यदि F का मान 0 है, यदि F की वैल्यू 0 है तो A का मान 0 होगा, क्या हमेशा होगा, या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? तो इसका आंसर है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? अभी हम लोग जा रहे हैं, उसी को हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लेन करने कि कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। यह सारे क्वेश्चन, इस तरह के सारा क्वेश्चन जो बेस्ड होता है वह किस पर बेस्ड होता है? सीडो फोर्स पर। तो क्वेश्चन ये हुआ कि सीडो फोर्स तब है ही क्या। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा फोर्स जो बिना फोर्स, किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए हुए कहीं पर प्रोड्यूस हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं सीडो फोर्स। मीन्स कि कोई भी सोर्स ना हो फोर्स का, फिर भी वहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए और उसका करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन होगा तो m इंटू ए, यानी कि वहाँ पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो ऐसे ही फोर्स को हम लोग कहते हैं सीडो फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सीडो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो सीडो फोर्स का इसी का नाम है एक फिक्सियस फोर्स, या दूसरे शब्दों में कहें तो सीडो फोर्स को कहते हैं दिस इज ए फॉल्स फोर्स। सीडो फोर्स कैसा है? फॉल्स फोर्स। मीन्स हिंदी में कहा जाए तो सीडो फोर्स को एक छद्म बोला जाता है, छद्म फोर्स कहा जाता है, यानी कि एक रॉन्ग फोर्स कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। मीन्स द फोर्स विच प्रोड्यूस विदाउट एनी सोर्स, दैट इज द सीडो फोर्स। तो देयरफॉर योर डेफिनेशन ऑफ द सीडो फोर्स विल बी सीडो फोर्स इज ए फिक्सियस फोर्स, दिस इज ए फॉल्स फोर्स। यह एक झूठा फोर्स है, एक छद्म फोर्स है। ओके, चलिए। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों को ना बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो P100 फिजिक्स चैनल, मैं एसडी पांडे, एसडीपी सर। अभी इसके पहले आप इसका वीडियो देखे होंगे, मैं वहाँ पर कुछ बातें बताया था कि मैं अभी एक साउथ के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से, जिसने नीट में फर्स्ट रैंक, आईआईटी 2023 के नीट में फर्स्ट रैंक, आईआईटी मेन में फर्स्ट रैंक और आईआईटी एडवांस में भी फर्स्ट रैंक, यानी कि 3 एग्ज़ाम जो मैंने तो हैट्रिक मारा था, मैं वहीं पर अभी पढ़ा रहा था और वहीं पर आया हूं। और अभी देखिए हम लोग ये चैनल स्टार्ट किए हैं। तो चैनल पहले से ही स्टार्ट था, लेकिन हम लोग देखिए बोर्ड आपको पढ़ाने के लिए मैंने अभी लिया है। और वे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जिसको पढ़ करके, जिसको सॉल्व कर करके 2023 में बच्चों ने एक ही इंस्टीट्यूट से तीनों हैट्रिक मारा है, वही सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने जा रहा हूं इस चैनल पर। तो आप प्लीज़, यदि आप उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल, तो सबसे पहला काम कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने जो भी फ्रेंड सर्किल हो उसमें ज़रूर बता दें P100 फिजिक्स पर एसडी पांडे अब आ गए हैं और शुरू हो गया है हम लोग की पढ़ाई प्रॉपर, बिल्कुल ही क्लास फर्स्ट ईयर का, क्लास सेकंड ईयर के पूरे सिलेबस को आईआईटी एग्ज़ाम के पहले, नीट एग्ज़ाम के पहले हम फिनिश करेंगे। फिर आते हैं टॉपिक पर अपने।
तो therefore the pseudo-force, what is the pseudo-force? The pseudo-force is a false force. This is the fictitious force which produced without any source of the force. Okay? अब हम लेते हैं एग्जाम्पल ले लिया जाए कि सीडो फोर्स का कोई एग्जाम्पल, तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हम लोगों का है क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में पीछे पढ़ चुके हैं, मैं बना चुका हूँ, वीडियो आ चुका है सर्कुलर मोशन का, बहुत ही बेस्ट वीडियो आपका बना हुआ 7-8 एपिसोड में पूरा होगा। अभी मैं 1 शॉट सभी चैप्टर का, जैसे सर्कुलर मोशन है तो उसका 1 शॉट, NLM है तो उसका 1 शॉट, ओके, प्रोजेक्टाइल है तो उसका 1 शॉट। अभी मैं एक पूरा चैप्टर का एक सिंगल वीडियो में सारे अब देने जा रहा हूँ। पार्ट में तो बने हुए हैं, लेकिन मैं अभी सिंगल शॉट में पूरे वीडियोस को बनाने जा रहा हूँ, तो आपको दिन भर पे वीडियो में P100 पर ज़बरदस्त मिलता रहेगा। इसके अलावा कहीं कुछ भी पढ़ने देखने की ज़रूरत की नहीं होगी, 100% मिलकर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है P100 फिजिक्स पर। ओके, कमान। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सीडो फोर्स। सीडो फोर्स का द बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए वहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लिया हूँगा, क्वेश्चन नंबर 9, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल है द बेस्ट एग्जाम्पल। बार बार पूछ दिया जाता है कि कोरियालिस फोर्स क्या होता है, तो कोरियालिस फोर्स इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सीडो फोर्स। महासागर में जो वाटर की जो स्ट्रीम होती है या जो विंड का डिफ्लेक्शन होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड का डिफ्लेक्शन होता है वह राइट हैंड होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होता है वह लेफ्ट हैंड होता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो वह उस फोर्स को क्या कहते हैं? तो ज्योग्राफी में इसको बोलते हैं फेरल लॉ, लेकिन यहाँ पर हम लोग का मीन्स फिजिक्स में हम लोग कहते हैं उसको कोरियालिस फोर्स कहते हैं। तो यह कोरियालिस फोर्स, यानी कि दिस इज आल्सो द कोरियालिस फोर्स इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सीडो फोर्स। तो नाउ द कम ऑन द पॉइंट, सिंस यू नो नाउ दैट व्हाट इज द सीडो फोर्स। सीडो फोर्स आपको बात समझ में आएगी सीडो फोर्स कैसा है। अब एग्जाम्पल को लेकर के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी और क्लियर होगा कि सीडो फोर्स कैसा है, क्या है सीडो फोर्स। तो चलिए लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये सीडो फोर्स क्या है। कोई पहले एग्जाम्पल लेता हूँ एक। ओके, आइए, तो जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए हैं इसके अलावा हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, और मैं समझाता हूँ आपको कि सीडो फोर्स क्या है, और इसके पास जो न्यूमेरिकल्स और हम लोग लिए हुए हैं, अभी इसको हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा फिलहाल। और कोरियालिस फोर्स क्या होती है, तो अभी इसकी डिटेल स्टडी हम लोग बाद में करेंगे कि कोरियालिस फोर्स क्या होता है। और पहले हम लोग देख लिया जाए कि चलिए ये हटा दे, P100 फिजिक्स हटा दिया जाए यहाँ से, आ जाइए। देखिए तो ओके, आइए अब एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए कि सीडो फोर्स क्या है। सपोज करिए कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m। ये 2 ब्लॉक रखे हुए हैं और यह सरफेस, सपोज करिए कि यह सरफेस स्मूथ है। सपोज करें कि सरफेस स्मूथ है, इस पर हमने फोर्स लगाया F, इस पर फोर्स, नीचे वाले ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया F। यह फोर्स अप्लाइड टू द ऑन द लोअर ब्लॉक M, ये कैपिटल M जिसका मास है। होगा क्या, यदि ये ऊपर का ब्लॉक न होता, इन द एब्सेंस ऑफ द अपर ब्लॉक, यदि ब्लॉक न होता तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता? A = F/m। कब? जब ये ना होता। मीन्स कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है वह कितना हुआ? वह हुआ इतना, A = F/m। कब? जब ये ना होता तब। एक सेकंड के लिए सोचा जाए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज हियर, दैट इज सो मच। यदि एक सेकंड के लिए हम सोचें कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन = F/m है, देन व्हाट विल हैपन? ओके, अब यहीं पे हम लोग का रोल शुरू होता है, सीडो फोर्स का रोल शुरू होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सीडो फोर्स। ओके, अच्छी तरह से समझिएगा, और इस पर बेस्ट आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है। ओके, क्या
नीचे वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन मिला है a, मिला है। तो जब कभी भी किसी भी बॉडी में, जब कभी भी कहीं पर भी कोई भी बॉडी एक्सीलरेट कर रही होती है, कोई भी एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो अभी हम लोग यहाँ समझना होगा कि इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को समझना है बिल्कुल जीरो से P100 फिजिक्स पर हमेशा ही मैं बिल्कुल ही जीरो से हर चैप्टर की स्टार्ट करता हूँ और पहुँचाता हूँ आपको उस लेवल पर जहाँ की आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैक्सिमम लेवल है IIT एडवांस निकालना और या नीट निकालना, तो हम लोग उस लेवल तक ही देखते हैं फिजिक्स। ओके, तो हम आपको जीरो से इसीलिए स्टार्ट करते हैं कि कोई भी जो बिल्कुल ही आपको ना मालूम हो कि सीडो फोर्स क्या होता है, तो बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पहुँचाऊँगा या एपिसोड समाप्त होते होते पहुँचाऊँगा उस लेवल पर जिसके आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कमान देखिए, अब यह जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नीचे वाले ब्लॉक में, और जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ E=m, जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ या फिर बराबर m में से आया है =F/m। जो कोई भी वस्तु, जो भी कोई भी वस्तु, अब यहाँ पर दो शब्द सीखना बहुत ज़रूरी है कमांड बनाने के लिए, इनर्शिया और नॉन इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्शिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन इनर्शिया, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, तो कम ऑन द पॉइंट, अब पहले सीखिए कि इनर्शिया और नॉन इनर्शिया क्या है और तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनर्शिया, यह बहुत सिंपल सा पॉइंट, रेडी योर पेन एंड कॉपी, टेक योर पेन एंड कॉपी एंड राइट द लाइन। क्या इनर्शिया? इनर्शिया जो भी कोई भी वस्तु अर्थ के संपर्क में होती है या अर्थ पे रखी रहती है, किसी भी तरीके से वह अर्थ के ग्राउंड के संपर्क में है, तो अवश्य ही वह इनर्शिया में होगा। बी श्योर, पहले ही पक्का नोट कर लीजिए कि यदि वह अर्थ के संपर्क में है तो इनर्शिया में है। लाइन नोट कर लिया। एनी बॉडी विच विल बी इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द अर्थ दैट विल श्योरली दैट विल बी इन द इनर्शिया। और अब चूंकि वह इनर्शिया में है, तो यदि वह एक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि जैसे ये देखिए, यह वस्तु जो है, यह है ना कैपिटल एम, तो ये वाली बॉडी जो है वह किस में है? इनर्शिया में। तो अब यह बॉडी इनर्शिया में है और यदि वह एक्सीलरेट कर रहा है, yes, let any body which is in inertial frame of reference, यानी कि वह इनर्शिया में हो, यानी कि पृथ्वी के संपर्क में हो, and let that is accelerating also, और वह यदि एक्सीलरेट भी कर रहा हो तो क्या होगा? then any body which is on that, यानी कि कोई भी वस्तु जो उसके ऊपर रखा होगा, any body which will be on that, जो भी उसके ऊपर होगा या उसके अंदर होगा या उसके अगल बगल में होगा, यानी कि उसके कांटेक्ट में कहीं पर भी कोई भी दूसरी जो वस्तु होगी वह अवश्य ही नॉन इनर्शिया में चली जाएगी, यानी कि उसको कहते हैं नॉन इनर्शिया। क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पक्का? तो इनर्शिया क्या हुआ? इनर्शिया क्या हुआ? इनर्शिया हुआ वह जो ग्राउंड के संपर्क में होगा, और नॉन इनर्शिया होगा कौन? जो पहली वाली वस्तु यानी कि इनर्शिया वाली वस्तु के संपर्क में होगी वो नॉन इनर्शिया में चली जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आप श्योर हो गए कि यह किस में है? यह है नॉन इनर्शिया में, और ये वस्तु किस में है हमारी? ये है इनर्शिया में। तो दिस इज इनर्शिया एंड दिस इज नॉन इनर्शिया। अब नाउ द क्वेश्चन कि जो वस्तु इनर्शिया में होती है, जो वस्तु इनर्शिया में होती है और जो वस्तु नॉन इनर्शिया में होती है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? देखिए, जो वस्तु इनर्शिया में होती है और जो नॉन इनर्शिया में होती है, तो नॉन इनर्शिया में आने वाली वस्तु, ओके, नॉन इनर्शिया में रहने वाली वस्तु हमेशा ही वही एक्सेलरेशन, हमेशा ही वही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो कर लेती है। वही एक्सेलरेशन यानी कि इनर्शिया वाली वस्तु जो इनर्शिया में है ना, वही एक्सेलरेशन जो नॉन इनर्शिया में है वही एक्सेलरेशन फॉलो कर लेती है। और डायरेक्शन क्या होता है? जस्ट इन अपोजिट। मीन्स द बॉडी विच कम्स इन नॉन इनर्शिया विल ऑलवेज फॉलो द सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, will follow same acceleration in the opposite direction। ओके, फैंटास्टिक। यानी फिर से सुनिए कि जब भी कोई वस्तु
नॉन इनर्शिया में आता है तो वह वही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्वायर कर लेता है। द बॉडी विच कम्स इन द नॉन इनर्शिया विल ऑलवेज एक्वायर द सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट। ए एक्सेलरेशन हियर, द इनर्शियल बॉडी एक्सेलरेशन ए, तो ये भी पा गया, ऊपर वाली बॉडी भी पा गया एक्सेलरेशन ए। और रिजल्ट क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, मास इसका ऊपर वाले की बॉडी का एक्सेलरेशन ए है, मास इसका स्मॉल m है, तो यहाँ पर बन गया एक फोर्स बन गया। और क्या बन गया, m में। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ना सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। तो दिस इज कॉल्ड सीडो फोर्स। देयरफॉर द सीडो फोर्स विल प्रोड्यूस विदाउट द सोर्स ऑफ द फोर्स। देखिए ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर वाला जो ब्लॉक है, हमने यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया ना, फोर्स तो हम लोग नीचे वाले को दिए हुए हैं, ऊपर वाले पर को तो कोई फोर्स लगा ही नहीं है। तो ऊपर वाले विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स, विदाउट एनी सोर्स ऑफ द फोर्स, देयर इज ए फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द अपर ब्लॉक एंड दैट फोर्स, सच टाइप ऑफ द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी सोर्स ऑफ द फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज द व्हाट, दैट फोर्स इज नोन एज द सीडो फोर्स। तो देयरफॉर नाउ यू आर श्योर दैट व्हाट इज द सीडो फोर्स। यानी कि जो बिना कहीं पर ऐसा फोर्स प्रोड्यूस हो जाए, फॉल्स फोर्स ना, फॉल्स फोर्स प्रोड्यूस हो जाए, कहीं पर ऐसा फोर्स प्रोड्यूस होगा, झूठा फोर्स, फॉल्स फोर्स प्रोड्यूस हो जाए, जिसके लिए किसी सोर्स की आवश्यकता न रही हो, किसी एनर्जी की आवश्यकता न रही हो, कहीं से कोई भी एनर्जी न दिया गया हो, कोई भी सोर्स ना हो, तो ऐसे ही फोर्स को क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स बोलते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सीडो फोर्स। ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सीडो फोर्स कंसेप्ट। ओके, कम ऑन द पॉइंट नाउ। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब इसके बाद क्या होगा, यानी कि यहाँ तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब यह क्वेश्चन, अब फ्रिक्शन में जनरली जैसे क्वेश्चन एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक रखे रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्शन का कंसेप्ट है। तो चूंकि सीडो फोर्स जो हम लोग का टॉपिक है वह न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लिफ्ट वगैरह सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर सॉल्व होते हैं, सीडो फोर्स के ऊपर सॉल्व होते हैं। ओके, कैसे, अब आइए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन में, अब सॉल्व करता हूँ, थोड़ा यार देख लिया जाए और क्या है यहाँ पर। ओके, तो सीडो फोर्स समझ गए, अब आगे हम चलते बेटा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, देखिए जैसा देखा जाए, अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि अब यहाँ दो बातें आई कि एक इनर्शिया और नॉन इनर्शिया। तो थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन कर लिया जाए कि इनर्शिया और नॉन इनर्शिया एक्चुअली क्या है। चलिए, तो इनर्शिया और नॉन इनर्शिया, तो अब एक यस वहाँ पर लिख दें, आपको एक लाइन में आप कॉपी में नोट कर लें कि इनर्शिया। तो पहली बात इनर्शिया, ओके, इनर्शिया। तो आप इनर्शिया का डेफिनेशन देने के लिए एक लाइन को मेंशन कर दीजिए कि इनर्शिया इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर द न्यूटन्स लॉ फॉलोड। यानी कि न्यूटन का लॉ जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का लॉ लागू होता है, यानी कि फॉलो होता है, उसको कहते हैं ना इनर्शिया। यानी कि दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो मीन्स कि न्यूटन्स लॉ वैलिड। तो जहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड, तो लिख दीजिए, मात्र एक लाइन लिख दीजिए कि न्यूटन्स लॉ वैलिड, यानी जहाँ पर न्यूटन के तीनों नियम वैलिड होते हैं, लागू होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, चलिए अब जब देखिएगा नॉन इनर्शिया, तो जस्ट इसका थोड़ा उल्टा कर दीजिए। नॉन इनर्शिया, तो नॉन इनर्शिया में करना ठीक उसका उल्टा बोल दीजिए कि जहाँ न्यूटन के लॉ लागू नहीं होते हैं उसी को कहते हैं नॉन इनर्शिया। यानी न्यूटन्स लॉ डज नॉट वैलिड, न्यूटन्स लॉ डज नॉट वैलिड। तो जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं उसी को कहते हैं हम क्या, नॉन इनर्शिया। ओके, अब बात रही यह कि जब स्टूडेंट, यानी कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो बहुत ही फास्ट सोचने की ज़रूरत होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर तमाम एग्जांपल लिए गए, मैं भी सबको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन हमारे पास सामने आया, तो जस्ट लाइक ए स्टूडेंट कैसे सोचना है पहले, ओके, इनर्शिया नॉन इनर्शिया पहचानना है, कौन इनर्शिया में कौन नॉन इनर्शिया में। तो यह मात्र केवल ये देखो ना बेटा कि पहले से मोशन में कौन है, जो पहले से मोशन में है, यानी कि जो इसको पहले से डीजल दिया गया है या पेट्रोल भरा हुआ है या डीजल भरा हुआ है या पेट्रोल भरा हुआ है ना, या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जा रही है या कोई टेंशन फोर्स लगा हुआ, तो जिसमें पहले से कोई फोर्स अप्लाई किया गया है, फोर्स लगा हुआ है, तो पक्का वह क्या होगा, इनर्शिया में होगा। तो ए पहचान कि अर्थ के संपर्क में रहे, इन द कॉन्टैक्ट टू द अर्थ,
अदरवाइज उसमें कोई फोर्स का सोर्स हो, फॉर एग्जांपल डीजल भरा हो, पेट्रोल भरा हो, बिजली की सप्लाई दी जा रही हो, या टेंशन फोर्स रस्सी वगैरह से खींचा जा रहा हो, तो कुछ भी इस तरह का यदि लगा हुआ है, या पहले से वह मोशन में हो, तो मोशन में तभी होगा जब कोई एनर्जी बाहर से हम दिए होंगे, तो पहले से मोशन में हो तो वह किसका एग्जाम्पल हो गया? वह दैट विल बी द प्योर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल बॉडी। तो वह पक्का नॉन इनर्शिया, वह इनर्शिया में होगा। और यदि उसके पास, ध्यान देना बेटा, और यदि उसके पास एक्सीलरेशन है, यानी त्वरण है उसके पास, और इनर्शिया में भी है, तब उसके अंदर या उसके ऊपर या उसके संपर्क में, चाहे जहाँ इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पर भी कोई दूसरी वस्तु यदि है, तो पक्का वह नॉन इनर्शिया में होगी। और नॉन इनर्शिया में रहने वाली बॉडी हमेशा ही वही एक्सीलरेशन, यानी कि जो इनर्शिया वाले बॉडी का है, वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण से उस पर एक नया फोर्स उत्पन्न हो जाता है, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं सीडो फोर्स, जैसे F=m में। ओके बेटा, आओ कमान। अब बात रही है कि इनर्शिया, फिर अच्छा एक शब्द आता है बार बार कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बार बार शब्द आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा फ्रेम जानते हैं कि कहीं पर भी पोजीशन बताने के लिए, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और हमको अपना पोजीशन बताना है कि हमारा पोजीशन क्या है, तो हम पोजीशन बताने के लिए क्या करेंगे? एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे, और सपोज क्या है कि हमारे सर से सीधा ऊपर पास कर रहा है जेड एक्सिस, तो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड सपोज जेड एक्सिस पासिंग थ्रू द हेड जस्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक्स वाई जेड की हम सहायता करते हैं बेटा, सहायता लेते हैं हम लोग कहीं पर पोजीशन बताने के लिए। जानते हैं कि न्यूटन की मैकेनिक्स के अनुसार 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, लेकिन आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में चौथा भी कोऑर्डिनेट होता है, टाइम को भी कोऑर्डिनेट मानता है। तो टाइम भी कोऑर्डिनेट हुआ तो 4 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो न्यूटोनियन मीन्स ये न्यूटन के अनुसार 3 एक्सिस और आइंस्टीन के अनुसार 4 एक्सिस, यानी कि टाइम भी कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो ओके, अब जैसा देखो बेटा, तो कहीं पर भी जैसे अब शब्द आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सवाल है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। तो सब फास्ट लाइनें नोट करते जाइएगा सारी। तो अब सवाल आता है बेटा कि समझते भी नहीं है और नोट भी करते, बेटा बहुत अच्छा लगेगा, कॉपी में नोट रहेगा तो सब मैं कुछ दूंगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है बेटा ये चैनल, और भी मैं सब आपको PDF फाइल वगैरह सब कुछ मिलेगी, ज़बरदस्त सब कुछ मिलने वाला है इस पर। ओके, कम ऑन पॉइंट। तो अब सवाल है बेटा कि ये जो है हाँ, हम लोग बात कर रहे थे किसका? इनर्शिया नॉन इनर्शिया का, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक, यस राइट देयर, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी प्लेन ले लिया जाए, एक्स वाई जेड जो भी उसका कोऑर्डिनेट हो, चाहे एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वाई जेड प्लेन हो, चाहे जेड एक्स प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, तो कहीं पर भी यदि प्लेन कोई ले लिया जाए, तो टाइम के सापेक्ष, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, द पोजीशन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगेन फिर से लिख लीजिए बेटा कि कहीं पर भी एनीवेयर एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि कहीं पर भी कोई भी एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट टाइम के सापेक्ष हमेशा ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, यानी कि उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, अब आइए बेटा, तो अब कितने टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन? इनर्शिया और नॉन इनर्शिया। इनर्शिया के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? अर्थ। पृथ्वी को हमेशा क्या मानते हैं? इनर्शिया। और नॉन इनर्शिया में क्या है? यानी कि कहीं पर भी पृथ्वी के ऊपर, जैसे यहाँ पर है, अब ये नॉन इनर्शिया हो गया, तो नॉन इनर्शिया भी क्लियर हो गया आपकी। नॉन इनर्शिया क्या होता है बेटा? इनर्शिया क्या होती है? अब बात रही है कि यदि सन के सापेक्ष देखा जाए तो क्या पृथ्वी, क्या अर्थ इनर्शिया में होगी? नहीं। हम ये जानते हैं कि अर्थ के पास भी मोशन है, और अर्थ के पास भी 2 टाइप का मोशन है। एक तो अपनी एक्सिस पर रोटेशन है अर्थ का, और दूसरा सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन है अर्थ का। तो सन के सापेक्ष जब देखते हैं तो अर्थ क्या है, किस में है? वो भी इनर्शिया, नॉन इनर्शिया में आ जाएगा, क्योंकि अर्थ के सापेक्ष तो मोशन में है ना ये। तो अर्थ, तो सन को किस में लेंगे? इनर्शिया। तो अर्थ को किस में लेंगे? नॉन इनर्शिया में। लेकिन जनरली अपने फिजिक्स में कभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सन की तुलना में, सन के कंपैरिजन में कोई न्यूमेरिकल कर नहीं रहे, सॉल्व कर नहीं रहे हैं, और न सॉल्व करने को ऐसा पूछा जाता है बेटा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोगों को जो भी लेना है, अर्थ को क्या मान के चलना है? हम लोग मान के चलते हैं कि अर्थ रेस्ट में है। हम लोग मान के चलते हैं कि अर्थ रेस्ट में है। तो क्या ऐसा कोई भी वस्तु है जिसको हम लोग कहें कि वह
आइडियल कंडीशन है इनर्शिया का? नहीं, कोई नहीं। अर्थ आइडियल कंडीशन इनर्शिया का मतलब कहने का बोलने का मतलब ये बेटा ना कि वह वस्तु मोशन में ना हो, वह वस्तु प्योरली 100% रेस्ट में हो, यानी कि उसके पास किसी भी टाइप का मोशन ना हो, तो कहा जाएगा कि वो आइडियल इनर्शियल बॉडी है। तो क्या ऐसी कोई वस्तु है? नहीं। अर्थ को यदि लेते हैं तो सन के कंपेरिजन में देखिए अर्थ के पास भी मोशन है, और यदि पूरा सन को भी ले लिया जाए तो हम देखेंगे गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में अर्थ के पास भी अर्थ भी अपने सन भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो उसके पास भी है। ओके, तो ऐसी कोई भी आइडियल बाजी नहीं मिलती। फिर भी अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों साइंटिस्टों ने क्या माना हुआ है, हमको क्या मानना है, हमको अर्थ को किस में लेना है? इनर्शिया में। ओके, तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया। ओके, कम ऑन द दिस क्वेश्चन। अब आप श्योर हो गए बेटा कि इनर्शिया क्या है? अपने आप से पूछिए कि क्या श्योर हो गए, क्या है इनर्शिया और क्या है नॉन इनर्शिया? बी श्योर। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन बेटा, अब इनर्शिया नॉन इनर्शिया देखिए फटाफट पहचान जाएंगे ना, पहचानने का तरीका बता दिया। अब जैसे मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन। ओके, अब बताइएगा, मन में सोचिएगा, एक एरोप्लेन है बेटा ना, और वह एरोप्लेन 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 10 किलोमीटर की ऊंचाई, मान लो बेटा 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ रही है। ओके, और वह एक्सीलरेट हो रही है, यानी कि क्या कर रहा पायलट, उसका स्पीड बढ़ा रहा है, तो वह एक्सीलरेशन में है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में बैठे हुए आदमी किस में होंगे, और वह एरोप्लेन किस में है? एरोप्लेन पृथ्वी के सापेक्ष किस में है? इनर्शिया में कि नॉन इनर्शिया में? जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। इनर्शिया में कि नॉन इनर्शिया में? कौन किस में है? एरोप्लेन खुद किस में है, और उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति किस में है, आदमी किस में है, सामान किस में है, जो भी लगेज वगैरह उसके अंदर रखा हुआ वो किस में है? ओके, गुड आंसर। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, और अर्थ को छोड़ दीजिए, वैसे एरोप्लेन को देखिए तो एरोप्लेन में डीजल है ना, पेट्रोल है ना, भरा हुआ है ना, पेट्रोल भरा हुआ है ना उसमें। एरोप्लेन का जो हाई कैलोरी की वैल्यू वाली जो उसमें भरा जाता है पेट्रोल बेटा है ना, उसमें फ्यूल भरा हुआ है ना। तो चूंकि उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, बस पहचान जाइए तो ऐसे फटाफट तुरंत ही उसमें इंजन लगा हुआ है ना, पेट्रोल चाहिए ना उसको चलने के लिए, बस वो किस में है? इनर्शिया में, यानी कि वो इनर्शिया में है, वह इनर्शिया में है। और अर्थ के सापेक्ष में क्या वो इनर्शिया में है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उसके संपर्क में नहीं है और उसमें खुद न्यूटन से लॉ को फॉलो कर रहा है। क्यों? उसमें खुद ही डीजल पेट्रोल इंजन लगे हुए हैं, भरा हुआ है, तो वह इनर्शिया में है। और जो पर्सन बैठे हैं उसके अंदर वो आ गए नॉन इनर्शिया में, वह आ गए नॉन इनर्शिया में। तो जो लगेज है, जो पर्सन बैठे हुए हैं वो है नॉन इनर्शिया में। तो एरोप्लेन इनर्शिया में, उसके अंदर बैठे हुए पर्सन और जो भी आदमी बैठे हुए हैं, जो भी सामान वगैरह रखा हुआ किस में आ गया? नॉन इनर्शिया में। ओके, कमांड पॉइंट तो अब क्लियर हो गया होगा बेटा आपका। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पर चलते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, और फिर आगे चूँकि बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आइए चलिए देखते हैं हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ओके, आइए चलिए देखिए बेटा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ओके, चलो अब यहाँ पे देखिए, यह F = m फोर्स, ये सीडो फोर्स है। अब यह सीडो फोर्स का काम क्या होगा? यह सीडो फोर्स क्या करेगा? यह सीडो फोर्स, ये सीडो फोर्स को क्या करेगा बेटा? पीछे की तरफ खींचेगा ना। देखो बेटा, ये सीडो फोर्स क्या करेगा? यह सीडो फोर्स इसको पीछे तरफ स्लाइड करेगा, देखो बेटा एक सेकंड, हाँ बेटा, ये सीडो फोर्स क्या कर रहा है? इसको स्लाइड करेगा इधर। तो जब यह इसको इधर स्लाइड करेगा ना, जब इसको इधर स्लाइड करेगा, तो यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो यह ब्लॉक ऊपर वाला क्या होगा? स्लाइड होकर के बाहर जाके गिर जाएगा। और यदि यहाँ पर फ्रिक्शन है तो वह फ्रिक्शन इस स्लाइडिंग का अपोज करेगा। तो आप जा देखिएगा फ्रिक्शन एफ आर जस्ट इसके स्लाइडिंग का अपोज करेगा फ्रिक्शन। ओके, अब जा देखिए फिर इसके आगे क्या होगा? देखो बेटा, फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा और यह
mg नॉर्मल। यदि देखो बेटा, सॉरी, देखिए यह F इक्वल टू एम में यह सीडो फोर्स इसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है और यह फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। अब यहाँ तीन कंडीशन हो सकते हैं, तीनों कंडीशन मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 क्या हो सकता है, यह देखिएगा F की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, F की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और जो फ्रिक्शन फोर्स है F आर वो कम हो। नंबर 2 पर क्या होगा, नंबर 2 हो सकता है कि दोनों बराबर हों। और नंबर 3 पे क्या पॉसिबिलिटी है, नंबर 3 पे हो सकता है कि F की वैल्यू F आर से कम हो, F की वैल्यू F आर से कम है। तीन पॉसिबिलिटी ही केवल यहाँ पे हो सकती है। एक यह फ्रिक्शन में आएगा क्वेश्चन। चलिए अब नंबर 1 यदि हुआ तो क्या होना है, आइए देखते हैं। यदि ये नंबर 1 होता है तो ये स्लाइड कर जाएगा ऊपर वाला, एक्सीलरेशन हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो गया ना, तो जब ज़्यादा होगा तो ये स्लाइड करेगा। जब स्लाइड करेगा तो सपोज करिए कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर म्यू एस भी दिया हुआ है और म्यू के भी दिया हुआ है। तो ये फ्रिक्शन में पढ़े होंगे, मैं सब बता चुका बेटा, पढ़ा चुका हूँ। आप पीछे एपिसोड में फ्रिक्शन नाम का एक एपिसोड होगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फ्रिक्शन P100 फिजिक्स पर जाइए बेटा, वहाँ पर फ्रिक्शन चैप्टर खोलिएगा, वहाँ पर आपको 3-4 एपिसोड मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर बताया हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया हूँ। यहाँ पर देखो बेटा क्या है, तो यह स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और यह काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। कहीं पर भी कोई भी बॉडी है जैसे मूव करेगा नहीं करेगा तो कैसे चेक करेंगे आप, स्टैटिक एफ लेंगे। तो यदि एफ का मान एफ आर से ज़्यादा है, नो बेटा ये तो कौन वाला फोर्स है, ये तो हम लोग का ये है, ये फोर्स हम लोग का बेटा ये सीडो फोर्स है ना, तो बेटा ये हम लोग का सीडो फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि एफ आर जो लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें बेटा, इसको हम लोग लिख दें एफ एस, तो इसको यहाँ पर लिख दें एफ एस। तो यदि हम लोग का बेटा, यदि हम लोग का यहाँ पर सीडो फोर्स का मान यदि एफ एस से ज़्यादा है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। और जब स्लाइड करेगा तो कैसे चेक करेंगे आप, तो सबसे पहला काम तो ये चेक करने का तरीका बेटा, आप सीडो फोर्स को देख लिए, सीडो फोर्स कितना है, और फिर देखिए कि यह एफ एस कितना है। एफ एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी, इससे आप निकाल देंगे। म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एम क्या है, मास जी जानते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप यहाँ से एफ एस की वैल्यू निकाल देंगे, और यदि यह ज़्यादा है इससे तो यह ब्लॉक स्लाइड करेगा। और जब स्लाइड करेगा तो क्या एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो याद रहे एक्सेलरेशन के लिए ए एफ सीडो फोर्स माइनस एफ के लेंगे अब, यानी कि एफ एस नहीं लेंगे अब काइनेटिक, क्योंकि जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल समाप्त हो जाता है और रोल शुरू हो जाता है किसका, रोल शुरू होता है काइनेटिक का। तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन रखेंगे, याद रखे ना, याद रहे पॉइंट, और अपॉन मास से डिवीजन कर दिया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए एफ सीडो फोर्स। अब सीडो फोर्स वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, वैल्यू मैं ऐसा पुट कर दूँ, देखिएगा इसी वैल्यू है कितनी, एम में सीडो फोर्स की वैल्यू एम में माइनस एफ के। अब जब देखिए कितना आएगा, म्यू के एम जी अपॉन क्या, मास, अपर ब्लॉक का मास क्या है एम, तो एम। अब यहाँ से एम कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इसको हटा दीजिए, कैंसिल हो गया। और फाइनली कितना पाए हम लोग, क्या पाए, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, ए माइनस म्यू के जी एस, दिस इज द आंसर। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया, ओके, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। अब फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल सॉल्व है, तो यहाँ पर ये यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो देखो बेटा यहाँ से निकाल देते, और ऊपर वाले ब्लॉक की वैल्यू है, जो अपर ब्लॉक है उसकी वैल्यू आ गई, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब सवाल ये रहा बेटा कि नीचे वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन आपने निकाला ही है। और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन बेटा फ्रिक्शन का सॉल्व किया हुआ है। हमको यहाँ पे समझाना, हम लोग का टॉपिक क्या है, सीडो फोर्स। तो हम लोग केवल चलते हैं, अब आगे छोड़ते हैं। इस न्यूमेरिकल बहुत सारा बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ना, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन वगैरह का सारा मैं सॉल्व किया हूँ फ्रिक्शन वाले एपिसोड में। आप जरूर पढ़ डालिए, निश्चित पढ़ डालिए, आपको टॉप कराना मेरी गारंटी है 100%। बस आप केवल चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और जम करके पढ़ाई करिए। और कोई भी कुछ भी आपको चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आप बताइए, केवल हमको कमेंट में लिखिए, ज़रूर लिखिए कमेंट में ना, आपको कैसा लगा, क्या आपको चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए बेटा। ओके, कम ऑन,
देखिए अब हटा दिया जाए इस क्वेश्चन को, क्लियर हो गए हम लोग, बाकी का काम तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर का है। ओके, आज बेटा अब ये दूसरा पॉइंट था यहाँ पर कि जब दोनों बराबर होता तो क्या होता, तीसरा पॉइंट था कि जब कम होता तो क्या होता। तो बेटा अब थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ यहाँ पर, यदि ये दोनों फोर्स बराबर होते तो पक्का ये रहते हिलता डुलता मीन जस्ट इट विल बी अबाउट टू मूव बट नॉट इन द मोशन। ये दोनों बराबर हैं तो फ्रिक्शन इसको क्या करता, फ्रिक्शन और ये सीडो फोर्स ये दोनों बराबर है बेटा, तो कभी भी ये मोशन नहीं करेगा ना, मूव नहीं करेगा। ओके, और यदि तभी क्या होगा, तभी तो जो इसमें होगा वही रिजल्ट इसमें भी होगा, यानी कि इन दोनों का रिजल्ट एक ही होना बेटा, इन दोनों का एक ही होना। अच्छा, अब जब कम रहेगा तो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा, तो जब ये ऊपर वाला ब्लॉक नहीं स्लाइड करेगा तब आइसोलेशन कैसे निकालेंगे। तो जब ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा ना तब आइसोलेशन कैसे निकालेंगे, तब ये कंबाइंड आइसोलेशन कहलाता है, तब उसको कहते हैं ना कंबाइंड आइसोलेशन, यानी कि कॉमन आइसोलेशन। तो दोनों एक ही आइसोलेशन से मूव करते हैं, यानी जब ऊपर वाला मूव ही नहीं कर रहा तो एक आइसोलेशन हो ही गया। तब आइसोलेशन कैसे निकालते, तब निकालते ए इक्वल टू कौन सा आइसोलेशन है, कंबाइंड आइसोलेशन। तब कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू नेट फोर्स एफ अपॉन एम प्लस एम, तो तब ऐसे निकालते, और इसको बोलते कॉमन आइसोलेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कॉमन आइसोलेशन, लिख दीजिए वहां पर कॉमन आइसोलेशन, तब निकालते कॉमन आइसोलेशन। क्लियर, चलिए अब इस टॉपिक को हटा दे बेटा, अब हम चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। तो टॉपिक है हम लोगों का सीडो फोर्स। क्या होता है सीडो फोर्स, आइए अब लेते हैं फिर से हम सीडो फोर्स। चलो बेटा, तो सीडो फोर्स अगला एग्जाम्पल देखिए, अब कोई भी ले लिया जाए, इनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल लिया गया है, तो कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो बेटा, चलिए देखिए, तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बेटा अब आ जाइए, तो यहाँ पर कोई भी लेते हैं बेटा, आ जाओ। चलो ये 3 नंबर पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, एक हम लोग लिए हुए, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल आई। तो पहले और थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले इस पर ले लिया जाए तो आसान ले लूँ पहले। चलो बेटा आ जाए, हम 4 नंबर पर ले लिया जाए। चलो बेटा 4 नंबर लेते हैं पहले। देखिए यह जानते होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार आपके एग्जाम में पूछता है यह। यहाँ पर क्या है यह क्वेश्चन, आइए देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए यहाँ पर यह एक डेथ बेल है। आइए मैं इस डायग्राम को यहाँ पर लाता हूँ, पूरा समझा के बना दूँ आपको डायग्राम फिर से। चलो देखिए, यह एक डेथ बेल है। यहां पर एक आदमी खड़ा है। ओके, लिख दीजिएगा, यह एक डेथ बेल है बेटा, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, मास सपोज करिए इसका m है, और डेथ बेल देखते होंगे सर्कस वगैरह में, देखते होंगे कि यह एक ऐसे जिसे मौत का कुआं बोलते हैं, तो सर्कस में देखते होंगे कि एक लोहे का बना होता है खूब बड़ा सा, और उसमें एक जो बाइक वाला होता है वह उसमें चला रहा होता है, घुमा रहा होता है सर्कस में, उसी को डेथ बेल कहते हैं। आइए चलिए, तो सपोज करिए कि यह डेथ बेल है, यह डेथ बेल है, और इसमें एक आदमी खड़ा है, और यह डेथ बेल, तो यहाँ पर अब आदमी यह रेस्ट में है, और यह जो डेथ बेल है ये रोटेट कर रहा है, यह डेथ बेल की एक्सिस है, और ओमेगा से यह बहुत तेजी से ये राउंड कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, एक्सिस है इसकी। क्वेश्चन का यह है कि यहाँ पर यह आदमी रेस्ट में रह सकता है कि नहीं। कैसे, मान लीजिए कि यह वॉल है, ये मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड की वॉल माना जाए, ये वॉल है, तो उसी के टच में है वह, और पैर के नीचे उसे कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है उसके पास, तो यह रह सकता है कि नहीं। ओके, ये है क्वेश्चन। अब सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पर फ्रिक्शन म्यू है, यानी कि यह वॉल जो डेथ बेल है, इसकी वॉल और इस पर्सन के बीच का फ्रिक्शन म्यू है, इनके बीच का फ्रिक्शन म्यू है। देखो बेटा, तो चूंकि जब यह संपर्क में है इसके ना, तो यह फ्रिक्शन म्यू है। अब ध्यान दीजिएगा, आदमी और वॉल के बीच का फ्रिक्शन म्यू है, इसका वेट, पर्सन का वेट है mg, तो जो फोर्सेज पहले से फिक्स होते हैं उस फोर्स को पहले खींच दीजिए। देखिए mg फोर्स बिल्कुल फिक्स है,
नीचे वो लगेगा ही लगेगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। तो mg फोर्स नीचे लगेगा ही लगेगा। अच्छा, यह फ्रिक्शन म्यू है, तो जब ये नीचे स्लाइड करेगा, ये आदमी स्लाइड करेगा नीचे, तो जब ये आदमी स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स Fr लगना ही है। अब दूसरी बात क्या हो गई, चूंकि देखिएगा, अब चूंकि यह डेथ वेल पहले से रोटेशन में है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, पहले से रोटेशन में है। अभी बताया हूँ व्हाट इज द सीडो फोर्स। यस, अब बताइए इनर्सिया और नॉन इनर्सिया, तुरंत जाइए फटाफट आंसर, ये एकदम एक लाइन में बस चुटकी बजाते बेटा, ये एकदम ऐसे चुटकी बजाते। फिजिक्स बहुत आसान होती है, फिजिक्स वेरी इजी, बस आपको अच्छी तरह से कोई समझाने वाला मिल जाए, आसानी से कंपटीशन निकल जाते बेटा। कोई भी नीट और IIT मेंस निकालना तो बस चुटकी बजाने का काम है बेटा। देखो, तो अब देखिएगा, चूँकि डेथ वेल पहले से घूम रहा है ना, तो यह किस में हो गया, बस सीधे कह दीजिए किस में, इनर्सिया में। इनर्सिया में, तो यह आदमी उसके अंदर है ना। अब देखिए, तो अच्छा एक्सेलरेटिंग है कि नहीं, तो कोई भी सर्कुलर मोशन जानते हैं कि सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी या रोटेशनल मोशन करने वाली बॉडी ना हमेशा ही एक्सेलरेटिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा ही एक्सेलरेशन होता है। अब सर्कुलर मोशन की बात आई, रोटेशनल मोशन की बात आई, तो बहुत ही ज़बरदस्त 8-10 एपिसोड बना हुआ है, बना चुका हूँ वीडियो, और आप सर्कुलर मोशन पे जाइए, एपिसोड नंबर 1 से लेकर के जो भी लास्ट में एपिसोड हो उनको देखिए। सर्कुलर मोशन में दावा है, गारंटी है कि कोई भी इंडिया में कोई भी ऐसा टीचर जैसा मैं एक्सप्लेन किया हूँ शायद न पढ़ाया हो, और यह पक्का, या और पढ़ाया भी हो या न पढ़ाया हो तो अलग ही मैटर है, लेकिन आपको पूरा आपका सर्कुलर मोशन 100% तैयार हो जाएगा, ये गारंटी है। ओके, और फिर कभी आपको नहीं भूलेगा, इसकी भी गारंटी है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसकी भी गारंटी है। बस चैप्टर को खाली, लेकिन कोई एपिसोड छोड़िए नहीं, खूब उस एपिसोड को अच्छी तरह से पढ़ डालिए। कोई भी चैप्टर तैयार करना हो, बस 1 नंबर से शुरू है, लास्ट तक चले जाइए उसे पढ़ते हुए। ओके, और जो नए क्वेश्चन भी आने वाले हैं 2024 के लिए, 2025 के लिए, आगे इन फ्यूचर के लिए, उनको देखते जाइए बस, और पीछे जो भी चैप्टर हैं उनको पढ़ कर तैयार कर डालिए। ओके, कमान, देखिए बेटा, तो ये हो गया क्या, इनर्शिया। और तो अब ये पर्सन किस में आया, ये आदमी किस में आया, जल्दी बोलिए। ऑटोमेटिकली आ गया वह नॉन इनर्शिया। तो ये आ गया किस में, नॉन इनर्शिया में। ये डेथ वेल किस में है, इनर्शिया में। तो ये आदमी किस में है, नॉन इनर्शिया में। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर है। तो चाहे उसके अंदर रहे, चाहे उसके ऊपर रहे, चाहे उसके अगल बगल में संपर्क में कहीं पर भी रहे, वह बॉडी ऑटोमेटिकली दैट विल कम्स इन द नॉन इनर्शिया, and the body which comes in non-inertia always acquire same acceleration in the opposite direction. ओके, अब जब देखिएगा, जिस बिंदु पर यह व्यक्ति संपर्क में है वाल के, मैं कहूँ कि इस वाल पर, इस बिंदु पर बताओ कि डेथ वेल का एक्सेलरेशन कितना है। तो चूंकि डेथ वेल क्या कर रहा है, यह बिंदु क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु क्या कर रहा है, यह बिंदु सर्कुलर मोशन कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा? देखिए, ये क्या है, एक्सिस, ये क्या है, रेडियस, या रेडियस है, डेथ वेल का रेडियस R, यानी कि ये है रेडियस R। जो बिंदु यहाँ पर पेन से यदि यहाँ निशान लगाया जाए, तो यह निशान देखिए क्या कर रहा होगा, एक सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, पक्का कर रहा है। देखिए बना रहा ना, यह पॉइंट एक सर्किल बना रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिंदु सर्कुलर मोशन कर रहा। पूरी डेथ वेल, यानी कि पूरा जो लोहे का पिंजरा जैसा बना हुआ है, वह डेथ वेल तो रोटेशन कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी पेन से निशान मारेंगे तो पेन का निशान इस सर्किल बना रहा होगा, कहीं भी बना रहा ना। तो ये एक, देखो बेटा, ये एक सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जिस बिंदु पर वह संपर्क में है वह व्यक्ति, उसे वहाँ पर उस बिंदु पर सोचिए, तो यह क्या है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है बेटा ना, जब यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन जानते हैं कि सर्कुलर मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सेलरेटिंग मोशन। कहीं पर भी कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो वह पक्का ही, अवश्य ही एक्सेलरेटिंग बॉडी होती है। अब डिटेल के लिए सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुका हूँ बेटा, वहाँ पे जा करके आप ज़बरदस्त तरीके से पढ़ डालिए। अब जब देखना बेटा, तो अब यहाँ पर चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के पास में जानते ही हैं कि पक्का हमेशा ही एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, जिसका नाम है AC, और इसको क्या कहते हैं, AC, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू कितनी होती है, v²/r या ω²r। तो यह इसके पास है, यानी किसके पास है, बिंदु के पास, यानी डेथ वेल के पास है।
अब तो जानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इस बिंदु पर इसका एक्सेलरेशन किधर हो गया बेटा, तो इस बिंदु पर इसका एक्सेलरेशन किधर हो गया, तो इस बिंदु पर इसका एक्सेलरेशन इधर हुआ है ना, इस बिंदु पर इसका एक्सेलरेशन इधर हुआ है ना। तो जब इसका एक्सेलरेशन इधर है तो इस बिंदु पर जो आदमी है वो किधर पाया, वो पा गया जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसी को कहते हैं ए मीन्स क्या हो गया, ये हो गया सीडो एक्सेलरेशन। और ज्यों ही सीडो एक्सेलरेशन ए हुआ और मास चूंकि इस आदमी का m है तो यहाँ से m से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और ज्यों ही m से मल्टीप्लाई किया बेटा, ज्यों ही m से मल्टीप्लाई किया इस क्या बन गया, ए बन गया सीडो फोर्स। क्या बन गया ये सीडो फोर्स। अब जा देखिएगा सीडो फोर्स बन गया F इक्वल टू एम में, यानी कि यहाँ पे अब देखा जाए, देखिए बेटा यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या बन गया, देखो ये बेटा क्या बन गया, यहाँ पर बन गया ये F इक्वल टू एम में एक सीडो फोर्स यहाँ प्रोड्यूस हो गया। तो यह सीडो फोर्स क्या कर रहा होगा, इस आदमी को वॉल की तरफ प्रेस कर रहा होगा ना। जैसे मान लीजिए ये वॉल है, यही वॉल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये सीडो फोर्स क्या कर रहा होगा, हमको वॉल की तरफ पुश कर रहा होगा। तो जब ये वॉल की तरफ पुश करेगा तो जब यहाँ पे पुश करेगा इस पे इधर, यानी देखो बेटा ये वॉल है और ये आदमी है इसके संपर्क में, तो यह और ये वॉल है, तो यह इसको पुश कर रहा है इधर। तो जब इसको इधर पुश कर रहा होगा सीडो फोर्स इधर लग रहा है बेटा, FC डैश कर सकते हैं हम लोग, सीडो फोर्स इधर लग रहा है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसलिए पहले ही बोला गया था कि सीडो फोर्स का दो बेस्ट एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लीजिए तुरंत ही, और तुरंत ही कोरियालिस फोर्स ले लीजिए। सी वाटर वगैरह में जो भी समुद्र वगैरह में या अर्थ के रोटेशन से जो विंड का डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर, तो अब जब यह इधर पुश कर रहा होगा तो यह वॉल इसके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ एवरी रिएक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यह वॉल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या कहेंगे हम लोग जिसको, नॉर्मल फोर्स। तो एन इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। अब जा देखना बेटा, अब इधर अब जा देखना बेटा, अब नॉर्मल फोर्स कितना हुआ, तो एवरी रिएक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जितना ये फोर्स होगा उतना ही ये भी होगा, दोनों बराबर होंगे ना। एवरी रिएक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल फोर्स उतना ही होगा जितना ये वाला FC डैश होगा। और FC डैश कितना होता है ये आप जानते हैं, कितना होता है FC डैश, तो FC डैश जो भी है वो आप जानते हैं कितना, mr ओमेगा स्क्वायर। कहाँ से आया, अब जा देखिएगा ओमेगा स्क्वायर आर तो है ही, अब मैं इसी में यदि m से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू निकल गई किसकी, नॉर्मल फोर्स की, यानी और जानते भी हैं कि यही तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। n इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर ही क्या, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा यही है नॉर्मल फोर्स। अब जा देखिएगा अगला पॉइंट बेटा, अब यहाँ से आगे देखते हैं। ओके देखिए बेटा, अब यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग। हाँ बेटा आ जाओ, देखिए अब यहाँ से आगे नॉर्मल निकल गया, तो अब देखिएगा अब जो फ्रिक्शन फोर्स है निकाल सकते नहीं, आसानी से निकल जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ बेटा, देखिए अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, Fr इक्वल टू म्यू एन, Fr इक्वल टू म्यू एन। तो अब जो देखिए Fr फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू और n की वैल्यू तो आपने निकाला ही है, नॉर्मल फोर्स हम लोग निकल बेटा, देखिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आया हुआ, तो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या बेटा, mr ओमेगा स्क्वायर, या फार की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ये था, अब यहाँ से बार बार एग्जाम में, कई बार ये आपके एग्जाम में नीट में और IIT मेंस में आ चुका है, कई बार आया हुआ, और बार बार जैसे कभी फ्रिक्शन पूछ दिया जाता है, कभी ओमेगा पूछ जाता है। अब यहाँ से आगे जो भी पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी कहता है कि मिनिमम फ्रिक्शन कितना चाहिए, या कभी कभी कहता है कि मैक्सिमम मिनिमम ओमेगा कितना चाहिए, यानी कि कम से कम किस स्पीड से वह डेथ बेल रोटेट कर रही हो कि वह पर्सन रेस्ट में रहे। तो अब कुछ भी यहाँ से पूछा जाए, अब आप देखिएगा, तो Fr की वैल्यू आ चुकी है। अब जानते हैं mg नीचे काम कर रहा है, mg नीचे काम कर बेटा, तो यदि mg का मान ज़्यादा हुआ और Fr की वैल्यू कम हो गई तो यह आदमी स्लाइड कर जाएगा। और क्वेश्चन में पूछता है कि वह स्लाइड ना करे, क्वेश्चन में पूछता है कि वह स्लाइड न करने पाए, वह आदमी स्टेबल रहे, तो बताइए कम से कम ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
अब जब देखिएगा बेटा, यह स्लाइड न करने पाए इसके लिए क्या करना होगा, हर हाल में एफ आर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, या नहीं तो कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए ना। तो एफ आर की वैल्यू म्यू एन के बराबर होनी चाहिए। अब एफ आर की वैल्यू, तो एफ आर की वैल्यू एम जी, तो एक सेकंड, एफ आर की वैल्यू, एफ आर ऊपर है, एम जी नीचे है, एम जी डाउनवर्ड पुल कर रहा है आदमी को, और एफ आर उसका अपोज कर रहा है पुलिंग का। तो एफ आर ये ज़्यादा होगा और यदि यह कम होगा तभी ये बैलेंस में रहेगा। तो जानते हैं ना कि कभी भी फ्रिक्शन फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होता ही नहीं। इसलिए हमेशा जो ग्रेटर और साइन, जो साइन लगाया जाता है, इक्वल और ग्रेटर का साइन लगाया जाता है, इसलिए यही रीजन होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो अप्लाइड फोर्स से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो देखो बेटा, तो लिखने का तरीका होता है हमेशा कि एफ आर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है। तो एफ आर इक्वल शुड बी हमेशा क्या, एम जी, और एफ आर की वैल्यू ऑलरेडी आप पा चुके हैं बेटा। तो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू एम जी, मीन्स ग्रेटर आर इक्वल। अब दिस इज द मेन एंड फाइनल लाइन, दिस इज द मेन एंड फाइनल लाइन। फ्रॉम हियर यू कैन डिटरमाइन एनी वैल्यू। यदि म्यू का मान पूछा बेटा तो म्यू निकल जाना है, यदि ओमेगा की वैल्यू पूछा है तो ओमेगा निकल, जो भी पूछा गया हो क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, सीडो फोर्स, बहुत ही आसान है सब कुछ। अब सपोज करिए कि आपको पूछा ओमेगा पूछा, सपोज करिए, या म्यू पूछा, दोनों की वैल्यू निकाल लिया जाए। ओमेगा पूछा, ये बच्चा नोट कर ले चुके होंगे, हटा दिया जाए, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। चलिए आ जाइए, देखिएगा। अब ये नोट कर चुके होंगे आप, आइए। चलिए देखो बेटा, आप सपोज करिए, अब इधर भी एम है, सॉरी देखो बेटा, इधर भी एम है और ये भी एम है और इधर भी एम है, दोनों साइड से एम हटा दीजिए। पहले तो एम हटा दीजिए। अब बचा कितना है यहाँ पर बचा म्यू आर ओमेगा स्क्वायर, इस साइड में है लेफ्ट हैंड में, और इधर है केवल जी है, ये है। अब सपोज करिए आपसे म्यू पूछा गया, बहुत ही आसान। देखिए बेटा, म्यू शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू ना कितना, जी अपान ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर। यदि पूछा गया तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगला भी देखो बेटा, यदि ये पूछा गया है, ओमेगा पूछा गया होता, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, ओमेगा कम से कम कितना होना चाहिए, तो आपसे पूछेगा कम से कम कितना होना चाहिए, और ये निशान दोनों तरफ देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दोनों में लगेगा ना, कि वहाँ पर कन्फ्यूजन आपको होगा। तो याद रहे, ध्यान दीजिएगा कि देखिए ओमेगा कम से कम पूछेगा, कम से कम कितना चाहिए, तो कम से कम शुड भी। देखिए अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या बेटा, जी इधर है और इधर क्या है आपका, म्यू आर है, म्यू आर हो गया। ओके, चूँकि यह इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं आपसे कहूँ कि 5 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि मिनिमम कितना चाहिए, 5 रुपये। तो ऐसे ही है बेटा यहाँ पर, यदि कि आप कहेंगे कि ओमेगा मिनिमम कितना चाहिए, तो मान लीजिए ग्रेटर ऐसे निशान न लगा हो, तो ओमेगा मिनिमम कितना चाहिए, तो आप कहेंगे अंडर रूट जी अपान म्यू आर चाहिए, दिस इज द आंसर। और बेटा देखिए, तो ओमेगा मिनिमम कितना होगा बेटा, अंडर रूट जी अपान म्यू आर, तो दिस इज द आंसर। अब चाहे जो भी पूछे, रेडियस पूछे वो भी निकल जाना है बेटा, यहाँ से कुछ भी पूछे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमका क्लियर हुआ। आइए और भी देखिए, यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन, ले लिया जाए फटाफट इनको। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सीडो फोर्स क्या होता है। तो अब इतनी बातें आप जैसा एक बार आइए चलिए रिकॉल कर लिया जाए माइंड में। क्या क्या पढ़ चुके बेटा, पढ़ चुके कि सीडो फोर्स क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, नॉन इनर्शिया क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं, और इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ना आइए और आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम एक एक क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन देखिए सब उसी पर बेस्ड है ना। चलो आ जाइए। ओके, हाँ बेटा, कम ऑन द पॉइंट, नेक्स्ट।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक यह वाटर ट्यूब है। तो देखे होंगे कि आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन ना, ये एक वाटर ट्यूब है। तो आइए मैं अलग से बना लूँ समझाने के लिए आपको। ये कोई एक रॉड है, लोहे की कोई रॉड एक है, और उसमें यह एक वाटर ट्यूब है ना, एक ट्यूब है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है। वाटर की डेंसिटी दिया गया है रो, और मास टोटल है m, लेंथ है l, और इस बिंदु पर P बिंदु पर पॉइंट पर पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग। कह रहा है कि व्हाट इज फोर्स एट पॉइंट P पॉइंट पर कितना फोर्स काम करता है, ये है क्वेश्चन इसका, इस पर। और ये रॉड क्या कर रहा है, इस ट्यूब उसमें ना ज्वाइंट है, तो रॉड ऐसे है, ये रॉड ये रोटेशन में है, तो पूरा ट्यूब क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा ना, पूरा ट्यूब क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये ट्यूब है छोटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी दिया है ओमेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल, आप जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। ये तो पहले पहचान दीजिए तुरंत ही कि यहाँ कौन इनर्शिया में है, कौन इनर्शिया में है और कौन नॉन इनर्शिया में, पहले क्लियर कर लीजिए। तो कौन इनर्शिया में और कौन नॉन इनर्शिया में, बेटा चलिए अरे देखिएगा कौन इनर्शिया में कौन नॉन इनर्शिया में है। ओके कमान, तो इनर्शिया में और नॉन इनर्शिया में यह जो इसमें देखिए जॉइंट है ना, इस रॉड में जो जॉइंट है, तो यह ट्यूब और यह जो रॉड है बेटा, ये हो गई किसमें, इनर्शिया, क्योंकि रॉड और ट्यूब दोनों आपस में क्या है, जॉइंट है, तो किसमें हो गए, इनर्शिया। और इसके अंदर जो वस्तु है वो किसमें हो गई, नॉन इनर्शिया हो गया, यानी कि पूरा का पूरा वाटर हो गया नॉन इनर्शिया में। ओके, बहुत ही आसान है सब कुछ। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए अब उसके बाद ये हुआ बेटा कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा एलिमेंट हम इसमें ले लेते हैं ना, एक छोटा सा पार्ट हिस्सा ले लेते हैं इसमें, ये इतना हमने हिस्सा ले लिया, और यहाँ पर सोचे हम कि कितना फोर्स लग रहा है, तो यह किसमें है, नॉन इनर्शिया में ना। तो नॉन इनर्शिया, आप जानते हैं कि नॉन इनर्शिया में रहने वाली बॉडी उतना ही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है। तो अब चूंकि इसके पास एक्सीलरेशन कितना है, ध्यान दीजिएगा, इसके पास ऐसा वाटर का एक्सीलरेशन यहाँ पर कितना बेटा, x डिस्टेंस मान लिया जाए, x डिस्टेंस है x, यह डिस्टेंस मान लिया हमने x ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x मान लिया। तो ये देखना बेटा, तो इसके पास एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो और इसका मास भी कुछ मान लो, ये एलिमेंट का मास हमने मान लिया dm, स्मॉल एलिमेंट dm, तो dm मास मान लिया हमने x डिस्टेंस पर एक्सिस से, तो इसके पास एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन किधर होगा, ऑलवेज जानते हैं बेटा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज किधर होता है, अलोंग द एक्सिस टुवर्ड द सेंटर। तो अलोंग द एक्सिस टुवर्ड द सेंटर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस x, और इसी पर एक्सीलरेशन होगा, उस एक्सीलरेशन का नाम क्या होता है बेटा, AC, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना हो गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इक्वल टू हुआ ओमेगा स्क्वायर x, हुआ ना, ध्यान दीजिए ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हुआ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ना FC इक्वल टू मास कितना माने हैं dm, तो dm ओमेगा स्क्वायर x हो गया ना बेटा। FC देखिए फोर्स, तो फोर्स कौन सा बेटा, यह इस पर स्मॉल फोर्स मान लिया जाए, तो इस स्मॉल फोर्स को बल्कि हम लोग DF नाम दे दें, DF इज द स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, इधर। अब जरा ध्यान देना, तो अब लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी नॉन इनर्शिया में आती है तो वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है। तो जब वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है ना, तो अब इस पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को, इस वाले हिस्से को, इस वाले पार्ट को बेटा वही एक्सीलरेशन मिलेगा ना जो यहाँ पर होगा, तो वही एक्सीलरेशन मिला, वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन मिल गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन मिला, AC डैश, तो अपोजिट डायरेक्शन में सीडो फोर्स कितना हुआ, तो सीडो फोर्स देखो बेटा, सीडो फोर्स कितना मिला, तो FC डैश नाम दे दिया जाए, और ये कितना हो गया सीडो फोर्स,
तो सीडो फोर्स हम लोग का जितना इधर फोर्स लगा होगा ठीक उतना ही फोर्स उधर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उतना ही है, मास डीएम है। तो अब देखो बेटा कितना हुआ, डी ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द सीडो फोर्स। तो यहाँ पर भी हम लोग डी लगा दे बेटा कि यह स्मॉल पार्ट पर है ना अभी, तो स्मॉल पार्ट पर लगने वाला, इस पार्ट पर लगने वाला सीडो फोर्स कितना हो गया। तो जैसे इसको हटा करके क्लियर करके लिख दिया जाए सब कुछ, तो चलिए बेटा। तो अब इस स्मॉल पार्ट पर ध्यान देना है बेटा। अब इस स्मॉल पार्ट पर लगने वाला सीडो फोर्स कितना हुआ, सीडो फोर्स कितना हुआ, तो डी एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एम डी एम है बेटा, डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये है सीडो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो देयरफॉर व्हाट विल बी टोटल फोर्स। देखिए बेटा, जब छोटे से पार्ट पर इतना है तो इस बिंदु पर जहां पूछा गया है ना, वहां पर यानी कि पी पॉइंट पर जो पूछा है, तो टोटल फोर्स कितना हुआ, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब देखो बेटा, अब पूरा नेट फोर्स कितना हो गया, तो नेट फोर्स एफ बराबर कितना हो गया, तो इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक। देखो बेटा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एक्स बराबर 0 यहाँ पर है, और मैक्सिमम एक्स की लंबाई कितनी है, एल हो सकती है। तो 0 to L क्या, डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ना। अब ये टोटल फोर्स निकल जाएगा। ओके, तो देखिए सीडो के कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन कितना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो देख, अब डीएम का मान रख देना बेटा। तो जानते हैं डीएम बराबर कितना होगा, डीएम बराबर कितना होगा बेटा। अब यदि लंबाई को इतना ना है, इतना लंबाई को डीएक्स मान लिया जाए, तो जानते हैं बेटा कि डीएम कितना होगा, डीएम कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ यानी एम बाई एल इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, तो एफ बराबर कितना होगा, डीएम की वैल्यू पुट कर दो बेटा, 0 to L हो गया, और डीएम के मान कितना आ रहा है, m अपॉन एल इंटू डी एक्स। और क्या बेटा, ये तो डीएम का हो गया, और ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब चलिए अब इसको सॉल्व करने के बेटा। ओके, इस बिंदु पर, हाँ तो जैसा नोट कर ले बेटा, अभी इधर ये डायग्राम हटा दूँ, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं अब। तो बेटा इस बिंदु पर हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, टोटल फोर्स व्हाट इज एफ। तो सपोज किए कि टोटल फोर्स इस बिंदु पर लग रहा है बेटा एफ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ। इसको सॉल्व कर दिया जाए, इसको देखो बेटा, ये लाइन यदि इसको सॉल्व किया तो नेट वैल्यू निकल जानी है। ओके, निकल जानी है। तो अब इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, हटा दिया जाए इसको, एक बार नोट कर लीजिए। हो बेटा, चलो अब हटा देते हैं इसको। आज बेटा देखिए, तो इसको हटा दिया जाए, और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग फिर। चले तो बेटा अब यहाँ पे सॉल्व कर दे हैं हम लोग इसको। तो f बराबर कितना हुआ, f इक्वल टू कितना हुआ जरा देखिए, तो f इक्वल टू, ओके, f इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा। ये लाइन है, आई है लास्ट लाइन यहाँ वाली, ये वाली लाइन सॉल्व कर दीजिए। इसको कितना हुआ, तो m अपॉन l बाहर ले लीजिए, m अपॉन l अंदर कौन सा है, 0 to L और ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा ना बेटा। चलिए रहने देते हैं यहीं पर, ओमेगा स्क्वायर एक्स इनटू डी एक्स सॉल्व कर दीजिए। तो f इक्वल टू m अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर और एक्स डी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेट कर दिया इसने आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, 0 to L हो गया। आगे सॉल्व कर दिया बेटा, देखो तो f बराबर कितना हुआ, m अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर बेटा, वैल्यू पुट कर दिया, 0 to L है, या लिमिट रख दिया L, तो हायर लिमिट L बेटा, तो L स्क्वायर बाई 2 हो क्या। अब देखिए इससे इसे कैंसिल हो गया, और आया कितना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर L। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीडो फोर्स। तो ये आंसर बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इस बिंदु पर फोर्स कितना लगा, तो इस बिंदु पर जो फोर्स लगा बेटा, यहाँ तक जो आंसर आया, और आया F बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर L, जहाँ पर m टोटल मास है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, L टोटल लेंथ है। क्लियर हो गए। चलिए, हाँ इसमें कोई भी डाउट, कहीं पर भी यदि कोई भी डाउट होगा बेटा, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखिएगा कि कहाँ पर किस लाइन में कोई भी डाउट है, और या आपको कुछ चाहिए होगा तो आप जरूर बताइए बेटा कि आपको आप थोड़ा सा सर ऐसे करिए वैसे करिए, जो भी है सर बताएंगे। जब बताएंगे तो मैं थोड़ा और भी ध्यान दूंगा आपकी बातों को, और भी मैं सीरियसली लूँगा बेटा। ओके, कम ऑन द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते बेटा। हाँ अब हाँ बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का ना। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग के जो भी लिए गए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन हम किस में सॉल्व हो रहे हैं? ओके, सीडो फोर्स पर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मतलब सीडो फोर्स पर। चलिए आ जाइए, अब जाइए देखिए। हाँ बेटा आइए, और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले इसको ले लिया जाए। आइए चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखते होंगे कि लिफ्ट का क्वेश्चन ना, बहुत सारे क्वेश्चन लिफ्ट पर आते हैं सॉल्व करने के लिए। अभी लास्ट ईयर भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था लिफ्ट का। चलिए तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि यहाँ पर एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है ये, ठीक बेटा, यह एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में कोई आदमी है। बहुत सारे क्वेश्चन लिफ्ट पे आते हैं। यह लिफ्ट, ये केबल है लिफ्ट का, और यह लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है। अब यहाँ पर चाहे जो भी पूछा जाए आपसे, क्या क्या पूछा जा सकता, मैं लेता हूँ सारी बातों को। तो देखो बेटा, मान लो कि इसका लिफ्ट का मास ऑफ द लिफ्ट, तो सपोज करिए कि मास ऑफ द लिफ्ट इक्वल टू m है, और जो आदमी है इसका मास स्मॉल m है सपोज करिए, और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से जा रही है। अब जब देखिएगा, आ जाइए तुरंत ही मेन पॉइंट पर बेटा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान है सब कुछ। ओके देखिए मेन पॉइंट पर आइए। ये लिफ्ट किस में आ गई? देखो बेटा, ये लिफ्ट किस में, लिफ्ट किस में आ गया? ये लिफ्ट किस में आ गया? लिफ्ट आया इनर्शिया, आ गया लिफ्ट अवश्य इनर्शिया में। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं केबल लगा हुआ है, इंजन लगा होगा, कोई खींच रहा होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई से लिफ्ट चल रही होगी, तो ये अपने आप आ गया इनर्शिया में। और जो व्यक्ति इसके अंदर है, क्योंकि देखिए ये इनर्शिया में है और इसके पास एक्सेलरेशन है, तो जो व्यक्ति इसके अंदर है, जो मास इसके अंदर, जो वस्तु इसके अंदर, वो किस में आ गई होगी? नॉन इनर्शिया में। तो ये किस में आ गया? ये आ गया नॉन इनर्शिया। हो गया बेटा, देखो ये आ गया होगा नॉन इनर्शिया में। अब आप जानते हैं कि जो नॉन इनर्शिया में बॉडी आती है, देखिए कितना आसान है सब कुछ। जो वस्तु नॉन इनर्शिया में होती है वह वही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। तो अब यह आदमी कितना एक्सेलरेशन पा गया? उतना ही, किधर? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड तो एक एक्सेलरेशन पहले से ही था, डाउनवर्ड में तो एक एक्सेलरेशन पहले से ही था जो फिक्स एक्सेलरेशन था जी, और एक एक्सेलरेशन इनर्शिया से इस कंसेप्ट मिला, इनर्शिया और नॉन इनर्शिया के कंसेप्ट मिला, यानी कि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल एक्सेलरेशन कितना आ गया? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखा जाए कि टोटल एक्सेलरेशन कितना आ गया? तो जी प्लस ए आ गया। तो डाउनवर्ड इस व्यक्ति के, यह व्यक्ति किस फोर्स से उसको प्रेस कर रहा है? किसको? इस प्लेटफार्म को, यानी कि जो फ्लोर है, लिफ्ट की जो सतह है, उसको ये आदमी किस फोर्स से प्रेस कर रहा है? देख रहे हैं ना, जी प्लस ए। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बना दे बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम आदमी का बनाऊं तो देख रहे हैं ना, ये किससे प्रेस कर रहा है बेटा? एक प्रेस कर रहा है किससे? एम जी प्लस ए से कर रहा है। तो जानते हैं कि वही रिएक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? तो नॉर्मल जस्ट जब ये प्रेस कर रहा है इसे, तो ये जो लिफ्ट की सरफेस है बेटा, तो जो लिफ्ट का ये तल है ना, मीन्स जो फ्लोर है लिफ्ट की, वो क्या कर रहा होगा? इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया होगा। कितना? एन। तो एन बराबर कितना होगा? तो एन बराबर होगा बेटा जितना ही एम जी प्लस ए हो गया। तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर एन इक्वल टू सो मच एम जी प्लस ए। यानी यदि आपसे नॉर्मल पूछा गया होता कि एन कितना लग रहा है, तो आप कहते कि एन इतना लग रहा है इस पर्सन के ऊपर। ओके बेटा, तो यह किस प्रेस। अच्छा, अब जब सवाल, अब यहाँ पर क्या पूछा जाएगा और क्या पूछा जा सकता है बेटा? अब यहाँ पर पूछा जा सकता था ये कि इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें कितना टेंशन क्रिएट होगा। नो प्रॉब्लम। अब देख रहे हैं ना, देख रहे बेटा कि अब टेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो अभी केवल आपने इसको देखा है, देखो बेटा अभी आपने केवल इसको देखा, किसको? पर्सन को आपने लिया है ना। अब पूरे टेंशन के, जब टेंशन की बात जब आएगी बेटा, तो जब भी टेंशन की बात आएगी ना, तो टेंशन के लिए तो दोनों होंगे ना, या इसका भी वेट काम करेगा, टेंशन बढ़ाएगा, और ये आदमी का भी।
तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा ये, तो नॉर्मल फोर्स तो निकाल दिए। अब नॉर्मल पूछा होता बेटा तो आंसर हो गया। अब बात ये टेंशन की करें तो टी बराबर कितना हुआ, नो प्रॉब्लम। नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना हो गया बेटा, जी प्लस ए है ना, तब आदमी उसका भी मास लेना होगा। तो अब देखो टी बराबर कितना हुआ, तो सॉरी देखो बेटा यहाँ पर टी बराबर कितना, टेंशन कितना हुआ, तब आप कहेंगे कि एम प्लस एम और क्या जी, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी प्लस ए है तो जी प्लस ए एक्सेलरेशन हो गया, तो टेंशन हो गया। अब मान लीजिए आपको क्या है कि कितना जो इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट को चला रहा है कितना पावर मिनिमम चाहिए, नो प्रॉब्लम। पी बराबर क्या करेंगे अब, तो अब उस समय की जिस समय पूछा गया होगा ना बेटा, उस समय की वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए पावर पूछा गया हो, लिफ्ट को ड्राइव करने के लिए कितना पावर चाहिए, तो P बराबर कितना होगा बेटा, तो देखो तो P बराबर ठीक इस समय जिस समय पूछा गया हुआ, तो T का मान तो निकाल ही चुके हैं आप, तो टेंशन तो पता है आपको। अब उस समय की वेलोसिटी चाहिए तो T कर लेना और T इंटू वी कर दीजिए बेटा, तो क्या निकल जाना है, पावर सो मच वाट। ओके, एक क्वेश्चन आपको आ चुका है, कब आया था, नीट 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, पावर निकालने को बोला था। ओके क्लियर, तो ये था सीडो फोर्स। ओके आइए और एग्जाम्पल है कुछ बेटा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं सब। फिजिक्स बहुत ही आसान है, बस ऐसे देख रहे कितना आसान है सब कुछ, बस ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। हाँ बेटा, कहीं पर भी जो है आप जरूर हमको इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर बेटा जरूर हमको कमेंट में लिखिएगा ना, कि कहीं पर भी कोई समझने में डाउट है, कोई दिक्कत हो बेटा तो बताइएगा हमको जरूर। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बेटा इसको लेते हैं। आज बेटा देखिए, चलिए अब जाते बेटा, आइए पहले इसको आसान वाला पहले ले लिया जाए। देखो बेटा अब यह क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। देखो बेटा ये कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन चलिए, यह कह रहा है कि एक कार है कोई, मान लिया जाए कार है, स्पेशल कार है बेटा, चलो मान लो एक कार है कोई, और इस कार के पास एक्सेलरेशन है ए, और इस कार के अंदर एक सिंपल पेंडुलम सीलिंग से हैंग कर रहा है, तो पहले कार सपोज करिए कि कांस्टेंट स्पीड चल रही थी और बाद में यह किससे चल रही है, एक्सेलरेट करना शुरू करी। तो जब एक्सेलरेट करना शुरू किया तो पूछता है कि वर्टिकल से यह जो सिंपल पेंडुलम है कितना एंगल बनाएगा। तो यस क्या बताना हम लोग बेटा, एंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। ओके बेटा, चलिए सपोज करें कि आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आइए सॉल्व करें, बहुत आसान सब कुछ बेटा। देखो अब यहाँ पर मान लीजिए कि यम है मास इसका। अब ध्यान दीजिएगा यह कार है ना, तो जब कार है तो कार किस में होगी, डीजल है, पेट्रोल है, याद करो बेटा, सब पृथ्वी के संपर्क में, ये सीधे कह रहा है इनर्शिया। तो ये देखो बेटा है कि नहीं, देखो तो यह किस में हो गया बेटा, देख रहे हो, ये हो गया इनर्शिया में। तो जो वस्तु इनर्शिया में हो रही हो, एक्सेलरेट भी कर रही हो, तो पक्का देखो बेटा यहाँ कार इनर्शिया में है और एक्सेलरेट भी कर रही है, तो उसके अंदर रहने वाली वस्तु आ जाती है नॉन इनर्शिया में, तो किस में आ गई, ये किस में आ गया, नॉन पेंडुलम किस में आ गया बेटा, नॉन इनर्शिया। हाँ बेटा चलो सॉरी, देखो बेटा नॉन इनर्शिया में आ गया, ये देखो बेटा ये आ गया नॉन इनर्शिया में। अब क्या होगा, तो जो वस्तु नॉन इनर्शिया में आ जाती है तो वह वस्तु वही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। तो अब ये सिंपल पेंडुलम क्या किया, सेम एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ना, देखो बेटा सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट, सेम एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। लिख लो बेटा जल्दी से, बस बहुत ही आसान फिजिक्स होती है बेटा, मार दो इसे चुटकी में उड़ जाएगा बेटा फिजिक्स। चलो बेटा, तो सेम एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वही अब तो फिर अब डायग्राम थोड़ा बना दिया जाए इसका। देखो बेटा थोड़ा हम दिखा दिया जाए डायग्राम इसका, कहाँ अब क्या न्यू पोजीशन क्या हो गया, यहाँ आ गया, और वर्टिकल लाइन ये थी। तो आपसे क्या पूछा गया था, यही एंगल थीटा क्या है, थीटा क्या है या टेंशन क्या है, दो ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, या तो थीटा पूछेगा या तो टेंशन पूछेगा। चलो अब आइए बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग, ये नोट कर लिया बेटा, नॉन इनर्शिया में आ गया और नॉन इनर्शिया में आ गया, और सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, नोट किया बेटा, सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। चलो आ जाओ देखो, चलिए देखो बेटा, अब सपोज किया कि टेंशन टी है,
एक मास इसका m है, तो एक फोर्स तो फिक्स है बिल्कुल ही कि mg तो जानते हो बेटा फिक्स है। अब जब बेटा यह टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, एक यदि वर्टिकल लाइन मन में सोचो तो यह क्या हो जाएगा, एंगल अल्टरनेट एंगल है ना, ये भी थीटा बनेगा। तो जब ये थीटा बेटा यह टेंशन T है तो यहाँ क्या बना, T cos थीटा बना वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट बना इसका T sin थीटा बना। हो गया जो बेटा T sin थीटा बना। और इधर कौन सा फोर्स लगा हुआ है, तो जानते बेटा कि यह 9 एशिया में है ना, तो कितना फोर्स लगा, सीडो फोर्स इस पर कितना लगा हुआ बेटा, तो सीडो फोर्स पे लगा हुआ कितना, वह सीडो फोर्स इसको ले गया होगा इधर, तो F बराबर एम में सीडो फोर्स लगा हुआ बेटा। देखो यहाँ पर F बराबर एम में, कैसे, तो देखो बेटा कार के पास एक्सेलरेशन कितना है A, तो यह 9 एशिया में उतना ही ऐसे पाए, कार का एक्सेलरेशन है राइट हैंड, तो इधर पाएगा लेफ्ट हैंड अपोजिट, तो यह A एक्सेलरेशन से इधर शिफ्ट कर गया है, तो यह अब नई पोजीशन पर कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर। कौन सा फोर्स लाया है, F बराबर एम में। कैसा फोर्स है यह, यही तो है, हाँ यही तो है, कौन है, यही तो है सीडो फोर्स, तो सीडो फोर्स लाया इधर। अब जा देखा जाए, अब यदि इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखा जाए या रेस्ट में यहाँ पर आकर के, तो अब पक्का कौन कौन किसके बराबर हुआ होगा बेटा, T cos थीटा बैलेंस कर रहा होगा mg को, और T sin थीटा ना बैलेंस कर रहा होगा किसको, F इक्वल टू एम को बैलेंस कर रहा होगा। ओके चलो बेटा अब इसको हटा दिया जाए। देखो अब बाकी का काम आसान है ना, बाकी का काम आसान बेटा कुछ भी नहीं है, देखो बहुत आसान है सब कुछ, बाकी का काम आसान है। अब देखिएगा तो T sin थीटा की वैल्यू लिखो बेटा, T sin थीटा की वैल्यू कितनी है एम में, और T cos थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, बेटा T cos थीटा की वैल्यू देखो बेटा, तो T cos थीटा की वैल्यू कितनी है mg, डिवाइड कर दो दोनों को, तो T कैंसिल हो जाएगा, तो T sin थीटा अपान T cos थीटा बराबर कितना बेटा, एम में अपान mg, एम से एम कैंसिल हुआ, आ गया A अपान जी। ओके A अपान जी, यानी और यहाँ क्या हुआ, T से T कैंसिल हुआ बेटा, तो tan थीटा बराबर कितना है बेटा, ध्यान देना, तो tan थीटा बराबर है ना A अपान जी, या थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स A, सॉरी बेटा tan इनवर्स बेटा tan इनवर्स A अपान जी, दैट इज द आंसर। हाँ बेटा यदि टेंशन पूछा गया होता तो क्या करते, नो प्रॉब्लम। आओ देखो बेटा इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन एंड स्क्वायरिंग दिस, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अंदर क्या आ गया, एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस जी, यानी कि टी बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो गया बेटा, और ये हो गया 1 और बचा हुआ टी, तो टी बराबर कितना है देखो बेटा, डायरेक्ट ऐसे मार सकते हो, कैसे, तो बेटा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ, कितना हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बेटा एम स्क्वायर जी स्क्वायर, दोनों का सम कर दीजिए तो टी बराबर कितना आ गया, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर था बेटा हो गया 1, और ये हो गया एम अंडर रूट कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यदि टेंशन बताना हो तो टेंशन निकल गया, एंगल बताना हो तो यह एंगल निकल गया, दिस आंसर है दिस, ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं, थीटा और टेंशन। हो गया बस सॉल्व हो गया बेटा, बहुत आसान। इस बेस बताइए, देखिए हमेशा कॉन्सेप्ट पर जाओ बेटा, हमेशा कॉन्सेप्ट पर, कोई भी ना जब थ्योरी पढ़िए आप तो बस कॉन्सेप्ट सीखिए कि कॉन्सेप्ट उसका, अब जैसे सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना, आप नींद में भी रहेंगे तो अपने आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, नींद में भी रहोगे बेटा तो अपने आप ना, आप कभी भूल कर दिखाइए, असंभव है, कभी नहीं भूल सकते बेटा, भूल ही नहीं सकता है, बस कितना आसान सब कुछ फिजिक्स होती है, और इसी के लिए परेशान होना ना ना बिल्कुल नहीं बेटा, मैं हूँ ना परेशान बिल्कुल नहीं, अब बहुत आसान है सब कुछ। ओके चलिए और आइए देखिए कितना आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सब कुछ ना, तो ऐसे पहले आप थ्योरी को स्ट्रांग करिए, थ्योरी बहुत ही ज़बरदस्त हो बेटा ना, अपनी थ्योरी को बहुत ही स्ट्रांग करिए पहले। आइए चलिए और भी लेते हैं क्वेश्चन बेटा, आइए अब देखा जाए और क्या है यहाँ पर सीडो फोर्स में, देखो बेटा अब यहाँ पर तो हो गया, कार वाला सवाल तो हो गया, चलो बेटा अब इस क्वेश्चन को, आइए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसको देखते हैं। आ जाओ देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि बेटा यह एक ब्लॉक है M और इसके ऊपर एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ना बेटा, कहीं ले लिया जाए,
मान लो बेटा यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ, यह है स्मॉल m ना, ये रखा हुआ ब्लॉक बेटा, क्लियर। और इस पे फोर्स लगाया है F फोर्स लगा हुआ है, और कह रहा है क्वेश्चन में क्या बेटा, कह रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम ना, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ये स्मॉल वाला क्या हो, ये किस में हो, रेस्ट में रहे। ओके बेटा, रेस्ट में रहे। और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि स्मूथ सरफेस ऑल ना, कह रहा बेटा कि ऑल सरफेसेज इक्वल टू स्मूथ है बेटा, सभी सरफेस मीन्स कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का सॉल्व नहीं बेटा, फ्रिक्शन नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके देखिए, जो ही ये F फोर्स लगाया, जो ही बेटा इस F फोर्स लगाया, तो इस F फोर्स लगाया तो सपोज किया कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्या बेटा A पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो जो ही इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बेटा A, ध्यान दीजिएगा, तो जो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ A, तो ध्यान देना बेटा क्या होना है कि जो ही एक्सेलरेशन, अच्छा इस एंगल को भी मान लिया कुछ थीटा मान लेते बेटा, तो जो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ A इसमें, तो यह वाला, तो नीचे वाले का यदि एक्सेलरेशन A है बेटा, नीचे वाले पर लगा हुआ है, और हमने इस स्मॉल m को बाद में रख दिया सपोज करो उस पर, तो जो ही एक्सेलरेशन, और ये गिरना नहीं चाहिए, क्वेश्चन ये है कि गिरे नहीं, रेस्ट में रहे, स्मॉल m को रेस्ट में रहना बेटा, तो जो ही देखो बेटा, तो अब होगा क्या कि इस वाले को, तो ये किस में है, देखिए अब आइए इनर्शिया नॉन इनर्शिया, तो सबसे पहले तो ये हुआ, ये किस में है, इनर्शिया, तो स्मॉल वाला ब्लॉक किस में आ गया बेटा, नॉन इनर्शिया में आ गया, ध्यान देना, नॉन इनर्शिया में आ गया। अब देखना, तो इस पर, इस नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इनर्शिया में जो A, तो जो बॉडी इनर्शिया में आती है क्या होता है, जो बॉडी इनर्शिया में आती है, सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देखो जिसको कहते हैं लोग सीडो एक्सेलरेशन, तो इस पर आ गया तुरंत, इस वस्तु पर यहाँ ले लिया जाए, इस वस्तु को क्या मिला, एक सीडो एक्सेलरेशन मिला, और सीडो एक्सेलरेशन मिलते ही क्या प्रोड्यूस हो गया, F बराबर ma, दैट इज द सीडो फोर्स, यानी कि यहाँ बन गया क्या, यहाँ तुरंत हो गया सीडो ना बेटा, तुरंत बन गया सीडो फोर्स, ओके सीडो फोर्स। तो अब इस वाले बॉडी पर देखा जाए, छोटे वाले बॉडी पर जो ऊपर वाला ब्लॉक है बेटा, वहाँ हो गया सीडो फोर्स से प्रोड्यूस हो गया, जो ही सीडो फोर्स प्रोड्यूस हुआ इस पर, ओके, तो यह एंगल या देखा जाए कितना बना बेटा, जो ही देखो बेटा, जो ही सीडो फोर्स प्रोड्यूस हुआ इस पर, तो देख रहे हैं ना। अब इस वाले, इसका देखिए बस, केवल छोटे वाले को अब लीजिएगा, फ्री बॉडी, ये है सरफेस, और ये छोटी वाली बॉडी ना, स्मॉल m है, और इस पर एक सीडो फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, F बराबर m में। अब एंगल देखा जाए, ये एक हॉरिजॉन्टल यदि लाइन ले जाए बेटा, तो जी इस एक कितना एंगल है, यह कितना है बेटा, थीटा, तो यह भी कितना एंगल बना गया होगा बेटा, ये भी एंगल कितना हो गया होगा, थीटा। यहाँ पर कितना हो गया, ये F है, तो इसका कंपोनेंट जो बेटा, ये क्या बना, F cos थीटा, और इसका कंपोनेंट देखा जाए, तो इसका देखा जाए कौन सा फोर्स काम करता है, mg, ये इस पर कितना आया, तो ये हो गया mg cos थीटा, और इस पर mg का कंपोनेंट इस पर कितना हुआ, mg sin थीटा। ध्यान देना बेटा कैसे कंपोनेंट खींचे जा रहा है, तो यह है F, तो यह F cos थीटा बना, और इस पर क्या आया, इसका कंपोनेंट, जब का कंपोनेंट परपेंडिकुलर दिशा में क्या हुआ, ये हुआ बेटा F sin थीटा। नॉर्मल की बात करें तो ये हुआ नॉर्मल, यस। तो देख बेटा, ये जो फोर्स यहाँ पर जो स्मॉलर ब्लॉक है, कौन कौन से फोर्स पे काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जरा सभी को एक एक को मैं फिर से बता दूँ। यह एंगल है थीटा बेटा, तो यह जानते हैं कि यह पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो यह एंगल और यह एंगल अवश्य बाई ज्योमेट्री क्या होने हैं, सेम होने हैं ना बेटा, ये थीटा है। ये फोर्स कौन सा है, F, तो ये क्या बना, F cos, तो ये क्या बना, F sin, दोनों कंपोनेंट इसके, F cos तो F sin बेटा। देखो बेटा ये ना इससे पैरेलल है, देखो बेटा ये वाला और ये वाला ना, मन में सोचो ऐसे पैरेलल है, तो एंगल के सामने हमेशा साइन होता है बेटा, ध्यान देना, एंगल के सामने हमेशा साइन होता है, और यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, तो F sin यहाँ हुआ, तो F sin यहाँ पे हुआ, और जो दूसरा ये बना बेस, बेस पर क्या होता है cos, तो ये हुआ cos। अब बात है mg का कंपोनेंट, तो बेटा यह मास है m, तो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा mg,
होगा। अब ज़्यादा बेटा, तो जब सीधा वर्टिकल डाउनवर्ड में होगा mg, अब मन में सोचो कि ऐसे ही है, तो इस एंगल के लिए ना, थीटा के लिए, यदि यह लाइन क्या हो रही है, यानी कि ऐसे मन में सोचो, इसके पैरेलल, ऐसे इसे पैरेलल सोचो बेटा कि यह लाइन क्या हो रही है, देखो बेटा ये इसके पैरेलल, यहाँ पर कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सीधे इस एंगल के लिए ना, यहाँ पर यह यदि मैं कहूँ कि यह एंगल कितना हुआ, तो यह हुआ 90 डिग्री, देखो बेटा ये थीटा है, यह कितना हुआ 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हुआ ना बेटा, हुआ ना 90 माइनस थीटा। और अब तब निकालोगे कंपोनेंट बेटा, तो यह एंगल आ जाएगा, सुनो तो यह 90, देखो ध्यान देना कि यह 90 माइनस थीटा हुआ है ना। अच्छा, तो ये जब 90 माइनस थीटा हुआ तो यह और ये दोनों किस पे हैं, ये दोनों किस में बेटा, यह और ये दोनों 90 हैं, ये दोनों 90 हैं, और ये वाला 90 माइनस थीटा है, ध्यान देना बेटा ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया थीटा। तो जब ये हुआ थीटा तो ये क्या हुआ बेस बना, ऐसे सामने जब पैरेलल लाइन खींचेंगे तो साइन बनेगा, तो यह हुआ बेस बेटा, ये थीटा हो गया, तो ये बना 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा यानी कि यहाँ पर क्या हो गया एफ कास 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, तो ये बना बेटा ये कि mg साइन थीटा। तो बाई कंपोनेंट बहुत ही सिंपल, तो mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, सॉरी बेटा mg का कंपोनेंट हमेशा याद रहे हमेशा कि जो एंगल ग्राउंड पर होता है इंक्लाइंड प्लेन में हमेशा ही mg साइन नीचे की तरफ होता है, याद रहे हमेशा। देखो बेटा मैं अलग से बता दूंगा आपको थोड़ा, mg का कंपोनेंट बेटा ये है ना, ध्यान दीजिएगा, कभी भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है कोई ये ब्लॉक है ना, और आपको कंपोनेंट खींचना बेटा, मान लो ये m है, सीधा वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, ये हुआ mg हुआ। अब जब देखना बेटा ये एंगल है थीटा ना, तो अब जब देखना बेटा, तो जब यह एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना बना 90 माइनस थीटा बना। हाँ बेटा 90 माइनस थीटा बना है बेटा ये एंगल, या हटा दूँ यहाँ से थोड़ा सा, हाँ अलग से बना दो बेटा, देखो ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा बेटा, ये एंगल, ये वाला एंगल बनेगा ना। अच्छा अब ये देखना, और इसके हमको कहाँ चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर कंपोनेंट, इसके 90 पर लाइन खींच दो बेटा, ऐसे खींच दिया। अब ये ध्यान देना, तो जब ये है 90, त्रिभुज में तीनों कोण कितने होते हैं, तो 180, तो ये है खुद 90, ये है थीटा, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो जब ये है और ये दोनों है 90, तो जब है 90 माइनस थीटा बेटा, तो ये कितना हो गया ऑटोमेटिकली हुआ थीटा। अच्छा अब इसके पैरेलल एक लाइन मन में सोचो बेटा, ऐसे है सोचा। अरे ध्यान देना एंगल के सामने हमेशा साइन होता है, और ये एंगल है कितना थीटा, तो ये लाइन है साइन, तो ये क्या है बेस, क्या जाएगा कास, मेन फोर्स क्या है mg, तो यहाँ पर कितना बेटा mg कॉस थीटा बना बेटा, और यहाँ पर क्या आया mg साइन थीटा। ओके वही खींचा गया बेटा, यहाँ पर देखो हो गया। अब चलो हाँ, तो आप सबका कंपोनेंट बनाना बेटा, अब ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो बेटा, देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, तो प्रैक्टिस कर लीजिए कि सबका कंपोनेंट खींचना। देखिए यहाँ पर F फोर्स है, तो F का कंपोनेंट, यह mg फोर्स है, तो mg का कंपोनेंट, सबका कंपोनेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स में कमांड करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है बेटा। ओके चलो अब जा देखना, आगे बढ़ा जाए, इसको हटा दिया जाए, क्लियर हो गए। हाँ अब जैसा और बातें, चलो बेटा अभी हटा दूँ, इसी को जरूरत तो है नहीं। देखो बेटा अब जा देखना यह मास, ये वाला मास रेस्ट में रहेगा, कब रहेगा यह रेस्ट में, ये वाला मास कब रेस्ट में रहेगा, इसको खींचने वाला नीचे कौन है mg साइन थीटा, इसको ऊपर अच्छा इस खींचने का अपोज कौन कर रहा है f cos थीटा, तो हर हाल में क्या चाहिए f cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बेटा mg साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। ये f cos थीटा की वैल्यू ध्यान देना, f cos थीटा वैल्यू बेटा mg साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, यानी कि f बराबर कितना हो गया mg tan थीटा, f बराबर कितना हुआ mg tan थीटा। यस दिस इज द आंसर, मीन्स कि कितना फोर्स लगाना चाहिए कम से कम इतना फोर्स लगाना है mg tan थीटा। m इसका मास है, थीटा यह एंगल बेटा, तो कम से कम फोर्स लगाना चाहिए f इक्वल टू mg tan थीटा। ओके बेटा, लेकिन फोर्स तो यहाँ, ये बात और देखो बेटा, लेकिन फोर्स तो यहाँ लगा हुआ है, और यह फोर्स तो सीडो फोर्स ना भी, ध्यान देना बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एफ हम लोग बेटा ये सीडो फोर्स इसका कंपोनेंट बना है ना,
इसका कंपोनेंट बनाना, इससे यह सीडो वाला फोर्स ना बेटा। तो अब थोड़ा सा एक बात और, यहाँ थोड़ा सीडो वाला फोर्स स्मॉल एफ लिखिएगा बेटा, और कहीं पर होगा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल, हाँ यहाँ पर स्मॉल एफ लिखा गया, स्मॉल एफ है बेटा। तो ये हम लोगों का क्या मिला है, ये स्मॉल एफ मिला है सीडो वाला ना, ये भी कौन सा मिला बेटा, स्मॉल एफ मिला है। यानी कि यहाँ पर जो सीडो का कंपोनेंट है बेटा वह एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा आया, यानी कि ये वाला फोर्स बेटा एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा आया। तो जब हम टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ना। चलो बेटा, तो टोटल की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस बहुत ही आसान। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर यानी कि अब यह एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है वो तो एक्सेलरेशन निकाल ही चुके हैं। तो जब टोटल की बात करेंगे तो आगे बढ़ा जाए, थोड़ा हटा दिया जाए इसको, किसी को जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, चलो तो फिलहाल यदि आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन देखो बेटा एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा हो गया, तो यह यानी कि ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है ये एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा। तो मैक्सिमम, अब ये फोर्स की हम बात करें कि यह फोर्स कितना होगा मैक्सिमम कैपिटल एफ बराबर क्या होगा, तो क्या करोगे इसके लिए। अब अभी तक हम लोग केवल छोटे वाले मास को लिए थे ना, अभी तक हम लोग केवल छोटे वाले मास को लिए थे बेटा, और अब हम लोगों को क्या करना है, इस फोर्स निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा। ओके, तो चलिए आइए देखा जाए क्या होगा। चलो बेटा देखिए, तो अब f बराबर क्या हो गया, तो f बराबर हो गया बेटा क्या, m प्लस एम इंटू क्या, g tan थीटा। सवाल है कैसे, बहुत ही आसान भाई। देखो बेटा आइसोलेशन तो इंच निकल गया ना, a बराबर एफ बाई एम, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू निकली ही है बेटा एम जी tan थीटा निकली है ना, अपॉन m किया, यस एक्सेलरेशन, मेन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो a बराबर कितना आया, a बराबर आ गया ना हम लोगों का क्या, g tan थीटा। इसका मतलब कि तो फोर्स बराबर क्या हुआ, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास जोड़ दिया बेटा, देखो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, यस दैट इज द आंसर, फैंटास्टिक, क्लियर। चलिए तो और यहाँ पर कोई और न्यूमेरिकल बेटा, चलिए तो अब यहाँ पर बहुत सारे भी और न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे, आइए देखा जाए और भी, अगला पेज चलते बेटा, नेक्स्ट। चलो बेटा देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। सपोज करें कि यह यही वाला क्वेश्चन है जो बेटा मास है m और हाँ स्मॉल m। अब जैसा ध्यान दीजिएगा ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेलरेशन a है बेटा ना, या इसको हटा दिया जाए, मास m ले लूँ, फोर्स ले लूँ f ना, कह रहा है बेटा व्हाट इज मिनिमम फोर्स required to keep in rest, to keep m। बेटा इस m को रेस्ट में रखने के लिए यह का मान क्या होना चाहिए, जल्दी बोलिए फटाफट, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। देखिए चलो बेटा, आप सपोज करिए, तो बेटा सपोज करिए कि यह फोर्स है F, और यह फोर्स है F, और इस F के कारण आइसोलेशन प्रोड्यूस हुआ है A। तो जो ही यह F अब फोर्स नीचे वाले पर लगाओ बेटा, तो आइसोलेशन ये है, तो ये किस में आ गया, नॉन इनर्शिया में आ गया ना, ये हो गया किस में, नॉन इनर्शिया। नॉन इनर्शिया में आते ही यह वही आइसोलेशन अपोजिट दिशा में पा जाएगा A। मास है m, तो सीडो फोर्स मिल गया F बराबर m में, तो यह बराबर m में इसमें सीडो फोर्स काम कर रहा है। अब जब m बराबर m में सीडो फोर्स काम कर रहा है बेटा, तो इसका एक mg नीचे काम कर रहा है, ये नॉर्मल है बेटा इस पर, और ये mg है। अब mg के कंपोनेंट लेंगे, तो mg का कंपोनेंट जानते हैं, अभी अभी बनाए हैं आप, यहाँ बनेगा mg साइन थीटा, इस एंगल है थीटा यहाँ पर बेटा, और ये बना कौन सा, यहाँ बनेगा mg कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम, mg का कंपोनेंट बन गया। अब सवाल ये बेटा कि यह तो फोर्स इस पर लगाया गया है, नीचे वाले पर लगाए हैं फोर्स, यह क्वेश्चन है कि मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि यह रेस्ट में बना रहे। ओके, आप जरा देखिएगा, अब सीडो तो फोर्स इधर लग रहा है,
तो जब सीडो फोर्स इधर लगा, इसका कंपोनेंट क्या देखना हम लोगों के, इसका कंपोनेंट देखना बेटा। तो जब सीडो फोर्स इधर लगा हुआ है तो इसका कंपोनेंट तो ये बना ना, एक यहाँ पर आएगा और एक कंपोनेंट इसका यहाँ पर आया, यानी कि यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो चूंकि यहाँ पर एफ का मान कोई जीरो है, यानी कि यह ऊपर mg sin थीटा के अगेंस्ट में कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो जब mg sin थीटा के अगेंस्ट कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो क्या इसको रेस्ट में रखा जा सकता है? कभी नहीं। तो आप कहेंगे कैन नेवर, यस कैन नेवर बी इन रेस्ट। ओके, तो आप कहेंगे इट कैन नेवर बी इन रेस्ट, यानी कि यदि फोर्स इधर लगाएंगे तो कभी भी यह ब्लॉक रेस्ट में नहीं रह सकता। तो आप कहेंगे नॉन ऑफ दीज, यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो डी पर मारेंगे निशान, कहेंगे नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके बेटा, चलो अगला पॉइंट अब यार देखना। अब अगला, जैसे मान लिया इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से कैसे पूछेगा, अब देखिएगा। इसी डायग्राम को दूसरे तरफ पूछता है, कहता है कि कम से कम एक्सेलरेशन कितना दिया जाए, ए का मान, और यह मास है एम, और इसके ऊपर मास एक रखा हुआ बेटा स्मॉल एम ना। तो ले बेटा, इस पे एक स्मॉल मास है एम, एक स्मॉल मास है एम, स्मॉल एम। तो यह कह रहा है कि कम से कम एक्सेलरेशन कितना दें कि यह फ्री फॉल करे। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सोचिए तो बना दीजिएगा। यस, क्वेश्चन क्या बेटा, अब ये डायग्राम बना लीजिए पहले। व्हाट शुड बी ना, यानी कि ए मिनिमम, ए का मान मिनिमम कितना होना चाहिए ना, जिससे कि यम फॉल्स फ्रीली। कम से कम यम का मान कम से कम ए का मान कितना हो जिससे कि यह फ्री फॉल करे। नो प्रॉब्लम, आ जाओ बेटा, देखिए जल्दी फटाफट देखा जाए। थीटा ये है, एंगल है, सपोज करें कि डिस्टेंस है यस, और ये हाइट है एच मान लिया जाए। इसको फ्री फॉल करना है ना, तो कम से कम पूछा है एक्सेलरेशन, कम से कम एक्सेलरेशन कितना हो। ध्यान देना बेटा कि कम से कम एक्सेलरेशन कह रहा है कि कम से कम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए, देखिए। तो जितना देर में यह जितने देर में यह फ्री फॉल करे बेटा, तो जितने देर में यह मास नीचे आएगा उतने ही देर में ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाना चाहिए ना। मीन्स कम से कम एक्सेलरेशन, यानी कि देखिए ऐसे बनेगा डायग्राम, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाना चाहिए उतनी देर में, और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाना चाहिए, आना चाहिए ना। मान लिया जाए कि यह है ए, ये है बी, और ये है सी, तो सी डैश हो गया, और यह ए बेटा यहाँ पर ए डैश हो गया, यानी कि यह उतनी देर में यहाँ पहुँच जाना चाहिए, और जो यहाँ पॉइंट है वो यहाँ आ जाना चाहिए, बी डैश होना चाहिए। इस वही वाला क्वेश्चन है, देखिए अब देखिए दूसरी तरफ से इसी को पूछा जाएगा, फिगर वही रहेगा। तो अब ये वाला बिंदु उतनी देर में यहाँ पहुँचाना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि माना जाए वो टाइम टी है, टी टाइम में इतना ऐसा हो रहा है, तो लेट टाइम इक्वल टू टी। यदि टाइम को टी मान लिया जाए, टी, तो ये फ्री फॉलिंग ना, यानी कि आप कम से कम ऐसा सेशन दीजिए कि यह नीचे से खिसकता जाए और ये ऊपर से गिरता जाए और ये खिसकता जाए। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का सीडो पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नीचे खिसकेगा तो एक से संपर्क में रहेगा नहीं, और जब संपर्क में रहेगा नहीं तो फिर जानते हैं कि कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी है सीडो कंसेप्ट के लिए। तो अब तब क्या होगा, ये फ्री फॉल करेगा। तो एम फॉल्स फ्रीली, तो क्या करेगा यार, यह फ्री फॉल करेगा ना, इसकी फ्री फॉलिंग होगी। तो जब फ्री फॉलिंग होगी, जितने टाइम में यह फ्री फॉल करके यहाँ आएगा उतने समय में यह वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो यस डिस्टेंस उतने देर में चलना बेटा। तो एस बराबर कितना लिख सकते हैं आप, एस बराबर लिख सकते यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यू का मान इससे वेलोसिटी जीरो थी उसकी रेस्ट में पहले से, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर ये पहला हो गया, और ये उतना देर में फ्री फॉल करना है, तो एच बराबर कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। जानते हैं कि फ्री फॉलिंग में क्या होता है बेटा, फ्री फॉलिंग में एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होता है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो एस अपॉन एच बराबर कितना, हाफ दोनों साइड से कैंसिल होगा, टी स्क्वायर से कैंसिल होगा, ए अपॉन जी।
और यस बाई एच बराबर किसके होगा, देखिए यस बाई एच यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर मीन्स कॉट थीटा यानी कि कॉट थीटा बराबर ए अपॉन जी या ए बराबर जी कॉट थीटा, यानी कि ए बराबर कितना होगा बेटा, ए इक्वल टू हुआ जी कॉट थीटा, या बार फिर से देख लीजिए जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना होता है बेटा टेन थीटा, तो यस बाई है हाँ कॉट थीटा, तो इक्वल टू जी कॉट थीटा, तो ए इक्वल टू आया ए इक्वल टू जी कॉट थीटा, यानी कि यदि ए इक्वल टू जी कॉट थीटा आइसोलेशन नीचे वाले ब्लॉक को दिया जाए तो यह ऊपर वाला ब्लॉक बेटा वो फ्री फॉल करेगा, कैसे, यह नीचे से खिसकता जाएगा और ऊपर से गिरता जाएगा। क्लियर? तो आज का एपिसोड यही रोका जाए। ये था सीडो और सीडो पर अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है बेटा, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है सीडो कॉन्सेप्ट पर। तो इस वाले के तो अभी फिलहाल अभी ये आज हम लोग क्या सीखे, सीडो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है और नॉन इनर्शिया क्या होता है, और फिर इसके बाद मैं आता हूँ अभी तुरंत। तो इसके बाद में हम लोगों को अगला एक पॉइंट है बेटा, प्रोजेक्टाइल चैप्टर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराया हूँ प्रोजेक्टाइल का, ऑलरेडी 3-4 वीडियो प्रोजेक्टाइल का मैं बना चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ बेटा। अब वहाँ पर एक पॉइंट और है अभी पढ़ाना, वहाँ पर छूटा हुआ है, वह है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आने की संभावना है इस बेटा 2024 में आने की संभावना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्रोजेक्टाइल का, कैसे निकालते हैं, उसको हम आज अभी हम लोग इसके बाद वाला जो एपिसोड होगा उसमें आता है तुरंत रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं हीट पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें प्रेजेंट टाइम में। तो हम लोग अभी हीट ट्रांसफ़र पहला चैप्टर हम लोग पूरा हो चुका बेटा, थर्मोडायनामिक्स में शुरू कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हम लोग वेव भी पढ़ देंगे, वेव भी चलता रहेगा। तो हीट और वेव का एपिसोड अभी इधर आएगा, जल्दी में तुरंत आने वाला है। और आपका पूरा फिजिक्स आपके एग्ज़ाम यानी कि नीट और IIT के एग्ज़ाम के पहले 100% फिनिश करूँगा, ओके। और सब 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ओके। कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं तो बेटा एकदम से आसान चीज़ें जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं और मतलब जिसका कोई नहीं होता है, तो आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ओके। तो मिलते हैं फिर आफ्टर द ब्रेक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।